शुरू करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट को अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ना। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, इन सब सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब ये सारे सब्सटेंसेस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट जो हमें अर्थ से मिला था, फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट का नाम था लोडस्टोन। ये हमें अर्थ में मिला था भाई, ग्रीस में, लोडस्टोन। ठीक है, तो फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट लोडस्टोन था। नेचुरल मैग्नेट का मतलब क्या होता है? जो अर्थ में ही पाया गया था। और अर्थ में मैग्नेट पाया क्यों जाता है? एक हिल भी है जो पूरी मैग्नेट की बनी हुई है। तो ये मैग्नेटिज्म आता कहाँ से है भाई? अर्थ भी ऐसा माना जाता है, जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ भी एक मैग्नेट ही है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती क्यों है भाई? ऐसा माना जाता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ना उसके रोटेशन से कनेक्टेड है। जो अर्थ रोटेट करती है तो उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसके दो पोल्स भी होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अर्थ हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पहले हम ये जो मैग्नेट है ना, इसकी कुछ बातें ही डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है, मैग्नेट हमेशा डायपोलर होती है नेचर में। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डायपोलर। डायपोलर का मतलब क्या होता है? टू पोल्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकती है। मैग्नेट हमेशा टू पोल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। सिंगल पोल एक मैग्नेट में एग्जिस्ट करना या करवाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम सोचें कि हम ये जो हमारा मैग्नेट है जिसके दो पोल्स थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर मैं इसे ऐसे बीच में से तोड़ दूं तो अपने आप ही यहाँ पर साउथ पोल और साउथ को ऑपोजिट नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा और ये दो अलग अलग हमारी मैग्नेट्स हो जाएंगी, है ना। तो मैग्नेट्स हमेशा डायपोलर होती है। एक मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स ही रहेंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें। दूसरी बात क्या है? मैग्नेट के ये जो दो पोल्स होते हैं, इसमें लाइक पोल्स, लाइक मतलब सेम पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ये रिपेल करते हैं। जबकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स, वो अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ पोल क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन साउथ नॉर्थ पोल जो है वो आपस में क्या करेगा? वो आपस में अट्रैक्ट करेगा। एक खास बात और होती है, अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो होता क्या है? जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करती है। वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रेस्ट करती है? जब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा और हमने उसे बस एक धागे से टांग दिया तो वो हमेशा सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है। ऐसा इस अर्थ की वजह से है कि अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बहुत वीक है, काफी वीक है भाई। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो हमारा मैग्नेट है ना, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है। क्योंकि भाई हमारे जो दो पोल्स हैं, अर्थ के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक्चुअली नॉर्थ पोल है नॉर्थ सीकिंग पोल, यानी कि जो नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल वो पोल होता है जो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सके, यानी कि वो मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। और ऐसा ही साउथ पोल के साथ होता है ना। इस वजह से जो नॉर्थ पोल है वो एक्चुअली नॉर्थ सीकिंग पोल है, जो नॉर्थ को अपनी तरफ सीक करता है, यानी अट्रैक्ट करता है। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। और जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। और इस वजह से हमारी जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा रेस्ट करती है। तो अगर मैग्नेट पर हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, एक धागे से ऐसे ही टांग दिया, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगी।
क्यों हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगी? क्योंकि अर्थ भी मैग्नेट है, उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो क्या करते हैं, इसको इस मैग्नेट पर फोर्स डालते हैं। लेकिन ये बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंडेड था और मैं छोटा सा भी मैग्नेट पास लाई तो भाई फिर क्या होगा, फिर वो हिलने डुलने लग जाएगा। इसका मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो जो उसे नॉर्थ और साउथ पोल में रखना चाहती है, लेकिन वो एक बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। बिकॉज अर्थ के दो पोल्स हैं, मैग्नेट है हमारी अर्थ भी, उसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना भाई। ऊपर से अगर ये जो हमारा मैग्नेट है ना, ये हमेशा जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर ऑपोजिट पोल इंड्यूस कर सकता है। तो हमने देखा है कि ये जो आयरन है ना, वो हमेशा मैग्नेट से अट्रैक्ट ही होता है। जैसे ये हमारा एक मैग्नेट का पीस था, इसके दो पोल थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक बार उल्टा करके रख लिया, यहाँ पर नॉर्थ पोल रख लिया, यहाँ पे साउथ पोल रख लिया, और हम इसके पास एक आयरन का पीस लेकर जा रहे हैं। चाहे हम आयरन का पीस नॉर्थ पोल के पास लेकर जाए, चाहे हम साउथ पोल के पास लेकर जाए, हमेशा ये जो आयरन पीस है या कोई भी इनमें से जो मैग्नेटिक मटेरियल है, वो हमेशा इसकी तरफ अट्रैक्शन ही शो करेगा, वो हमेशा इसकी तरफ अट्रैक्ट ही होगा। एक और हमारा अच्छा सा अलॉय होता है एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का बना होता है ये और ये जो अलॉयज होते हैं ना, ये और ये परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। बाकी जो अकेले मेटल्स होते हैं वो टेम्पररी मैग्नेट बनाते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये जो स्टील और ऑलनिको है, ये परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, बाकी सारे के सारे टेम्पररी मैग्नेट बनाते हैं। तो होता है क्या है, जब हम इस सब्सटेंस को, आयरन को, ये किसी भी इनमें से मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पास ला रहे थे, तो इस नॉर्थ पोल ने पता है क्या करा है, अपने आप ही इस पोल पर साउथ जनरेट कर दिया, ऑपोजिट पोल जनरेट कर दिया, ठीक है। और इसलिए ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाया, ठीक है, इंड्यूस कर देता है। अगर ये यहाँ पर साउथ पोल होता तो ये जो हमारा आयरन बार था ना, ये इसमें अपने आप की नॉर्थ पोल इंड्यूस कर देता और फिर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता। मतलब मैग्नेट की टेंडेंसी क्या है, मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट ही क्यों कर रहा है, चाहे नॉर्थ से डालो चाहे साउथ से डालो, क्योंकि अगर नॉर्थ से डाल रहे हैं तो नॉर्थ पोल, ये जो हमारा आयरन है, इसमें अपने आप साउथ पोल जनरेट कर रहा है और फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। और अगर ये साउथ पोल होता तो ये नॉर्थ पोल बनाकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए हमेशा मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है। हाँ, अगर दो मैग्नेट्स बनाए हैं, उसके नॉर्थ पोल पास में है, तो वो रिपेल करेंगी। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, अगर दो सब्सटेंसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है उनमें से एक मैग्नेट और एक आयरन हो, लेकिन अगर दो सब्सटेंसेस रिपेल कर रहे हैं तो हम बिल्कुल श्योर होंगे कि भाई अगर दो सब्सटेंसेस रिपेल कर रहे हैं ना, तो वो पक्का दोनों के दोनों मैग्नेट हैं, जिसमें क्या है, लाइक पोल्स पास में रख रखे हैं। हमने क्या कर रखा है, लाइक पोल्स को ना पास में रख रखा है। इस मैग्नेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं कंपास। जो कंपास की नीडल होती है मेन, बाकी तो एल्यूमिनियम का बॉक्स है बाकी मैग्नेटिक फील्ड से बचने के लिए, जो कंपास की नीडल होती है वो भी मैग्नेटिक होती है ना। मैग्नेटिक नीडल है, ऐसे मैग्नेटिक नीडल, और इसके आसपास क्या होता है, एल्यूमिनियम का बॉक्स होता है। और ये जो कंपास की नीडल है, ये हमें क्या डायरेक्ट करने में हेल्प करती है, डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है, ये हमें नेविगेट करने में हेल्प करती है, डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है, ठीक है। कैसे हेल्प करती है हमें डायरेक्शन बताने में, डिटरमाइन करने में, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल है। अगर मैग्नेटिक नीडल को बाकी फोर्सेस से अलग कर दिया जाए, तो मैग्नेटिक नीडल को अगर फ्रीली सस्पेंड किया जाए हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल में ही रेस्ट करती है। मतलब अगर हमने ऐसे मैग्नेट रख लिया, ठीक है, मैग्नेट को रख लिया, तो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल में ही रेस्ट करेगी और हमें पता चल जाएगा नॉर्थ पोल कौन सा है।
और फिर हम उस नॉर्थ पोल के पास जा सकते हैं। एक मेन बात ये आती है कि अगर हम पोल्स पर ही चले जाए तो इस कंपास नीडल का क्या होगा। देखो कंपास नीडल अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। अगर मैं एक पोल पर ही खड़ी हो जाऊँ, जैसे अगर मैं अभी नॉर्थ पोल पर खड़ी हूँ, तो क्या होगा, ये जो हमारा कंपास नीडल है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं रह पाएगा, ये इस प्लेन में नहीं रह पाएगा, ये इस प्लेन में आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन में। अगर मैं ऐसा अलाउ नहीं कर रही, सिर्फ मैंने ऐसा बना रखा है कंपास जो हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे गोल घूम सकता है। कंपास कैसा होता है, वो सिर्फ ऐसे ऐसे ही तो गोल घूम सकता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो भाई अगर मैं इसको ऐसे नॉर्थ पोल पर लेकर चली गई तो क्या होगा, ये नीडल ऐसे ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी। लेकिन अगर मैंने इसे फ्रीली मूव करने दिया कि ऊपर भी मूव कर सकती है ना, मतलब ऐसा बना दिया, ऐसे करके और ऐसे करके भी स्फेरिकल बना दिया है कंपास नीडल को, ठीक है, कि वो ऊपर भी मूव कर सकती है और ऐसे भी मूव कर सकती है कंपास नीडल। तो पोल्स पर जाने पर ना जो हमारी कंपास नीडल है वो या तो कुछ ऐसी बन जाएगी या कुछ ऐसी बन जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई जैसे मैं नॉर्थ पोल पर खड़ी हूँ, नॉर्थ पोल क्या करेगा, अपनी तरफ साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ पोल ये हो गया, नॉर्थ पोल ये हो गया, मतलब कंपास नीडल कुछ ऐसे लाया करेगा। और जब अगर हम साउथ पोल पे जाते हैं तो हमारा कंपास नीडल कुछ ऐसे लाया करेगा, मतलब ऐसे वाले प्लेन में, वर्टिकल वाले प्लेन में लाया करेगा। ठीक है, तो हम याद रख लेते हैं बस छोटी सी बात कि जब हम पोल्स पर जाते हैं ना, तो ये जो कंपास नीडल है ये वर्टिकल प्लेन में लाई करने लगती है। और अगर हम इक्वेटर वगैरह के पास होते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं, तो भाई ये जो मैग्नेट होती है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, तो ये हमारी कंपास नीडल की बात हो गई। कंपास नीडल, अच्छा, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट क्यों करता है, क्योंकि हमें याद रखना है हमारी अर्थ भी क्या है, हमारी अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है। इसके बाद हम जान लेते हैं, भाई हमने मैग्नेट की बात तो कर ली। एक बात हमें पता है कि मैग्नेट जो है वो अपने आसपास दूसरे सब्सटेंसेस को, या तो चाहे वो दूसरा सब्सटेंस मैग्नेट हो या दूसरा सब्सटेंस कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, यानी कि वो मैग्नेट की प्रेजेंस में ऑपोजिट पोल इंड्यूस कर सकता है। जैसे हमारा आयरन है, आयरन क्या कर सकता है, अगर एक मैग्नेट प्रेजेंट है ना, तो उस मैग्नेट की प्रेजेंस में ऑपोजिट पोल को जनरेट कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है हमारा, तो लेकिन ये बहुत दूर तक तो पॉसिबल नहीं है कि एक मैग्नेट यहाँ रखा है, आयरन पीस बहुत ही दूर रखा है, वो उसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। बहुत ही कम डिस्टेंस तक, बहुत ही कम रेंज तक एक मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। तो वो जगह जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स लगा सके, उस जगह को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस, वो रीजन है, वो स्पेस, वो रीजन है इन 3 डायमेंशंस जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। भाई एक मैग्नेट के आसपास कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये याद हमें क्या रखना है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की खास बात क्या होती है, वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता हो और साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसका मैग्नीट्यूड हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम टेस्ला में मेजर करते हैं। इसकी यूनिट है टेस्ला, इसकी यूनिट हमें याद रखना है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का हमें अंदाजा कैसे होगा, उसका अंदाजा होता है भाई मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस, वो रीजन है जहाँ मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करा जा सकता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है।
और इसका मैग्नीट्यूड हम टेस्ला यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे लेंथ को किलोमीटर में मेजर करते हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में मेजर करा जाता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगी कुछ लाइंस के थ्रू, जिन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दी क्लोज्ड कर्व्स। क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर दी क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। क्लोज्ड कर्व मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होते हैं, जिनमें अगर हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम टैंजेंट बनाते हैं ना, तो उसी पॉइंट पर हमें क्या पता चल जाता है? उसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दी क्लोज्ड कर्व्स इन विच, ऐसे करके होते हैं अभी। जैसे ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, या चलो एक ही मैग्नेट ले लेते हैं फिलहाल। तो ये मैग्नेट जो है, इसके आसपास कुछ क्लोज्ड कर्व्स हम बनाएंगे। ऐसे करके, है ना। इसकी खास बात क्या होती है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, जैसे इस पॉइंट पर हमने टैंजेंट ड्रॉ कर दी, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता चल जाएगी। टैंजेंट तो वैसे ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे। ये होती है हमारी टैंजेंट, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो क्लोज्ड कर्व है। अब ये तो क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये बिल्कुल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड तो नॉर्थ से साउथ होती है, लेकिन अंदर की साइड, मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। तो पूरा सर्कल बन तो गया, इसलिए क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व्स होते हैं जहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो क्लोज्ड कर्व है, जिस पे जैसे मेरे को इस पॉइंट पे पता लगाना है भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो बस टैंजेंट ड्रॉ कर दो। इस पॉइंट पर पता लगाना है तो टैंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो क्लोज्ड कर्व्स है जहां पर जिस भी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो बस मैं एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूंगी और मुझे पता चल जाएगा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर एक कंपास नीडल ला के खड़ा कर दें, तो वो कुछ किस तरीके से रेस्ट करेगा? वो कुछ ऐसे इस प्लेन में रेस्ट करेगा। अगर यहाँ पर लाकर खड़ा कर दें तो कैसे रेस्ट करेगा? ऐसे रेस्ट करेगा। अगर यहाँ पर एक कंपास नीडल को लाकर रख दें तो वो कैसे रेस्ट करेगा? वो ऐसे, टैंजेंट की ही फॉर्म में, है ना। मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर हमने यहाँ पर आयरन स्प्रिंकल कर दिया ना, तो यहाँ पर ही है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आयरन है ये अपने आप ही ऐसी वाली शेप ले लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो है कि भाई मैग्नेट के आसपास कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करा जा सकता है, वो हमने पूरा एक क्लोज्ड कर्व बना दिया, एक ट्रैजेक्टरी बना दी कि भाई हाँ यहाँ यहाँ मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो स्मूथ कर्व्स हैं जो हम एक मैग्नेट के आसपास बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मैग्नेट कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रही है। इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है भाई, जिससे करंट नहीं होता था, करंट की भी डायरेक्शन होती थी। करंट की डायरेक्शन होती थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करें उसके ऑपोजिट, या जिसमें प्रोटॉन्स मूव करें, जहां पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही डायरेक्शन करंट की होती थी। लेकिन हमें याद होगा करंट में पॉजिटिव चार्ज मूव करता नहीं था, इसीलिए हम इसी बात पर फोकस करते थे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके ऑपोजिट। इस पे तो ना अकेला नॉर्थ पोल मूव कर सकता है, ना अकेला साउथ पोल मूव कर सकता है, इसलिए हमने एक वर्ड यूज करेंगे हाइपोथेटिकल, जिसका मतलब होता है इमेजिनरी। हाइपोथेटिकल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो डायरेक्शन है जिसमें हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव। नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव। अगर अकेला नॉर्थ पोल होता, अगर यहाँ पे एक छोटा सा अकेला नॉर्थ पोल होता, तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करता, अगर हाइपोथेटिकल अकेला आइसोलेटेड नॉर्थ पोल होता, लेकिन हमने शुरू में ही पढ़ लिया ना मैग्नेट हमेशा डाइपोलर होता है, नॉर्थ के आसपास हमेशा साउथ पोल होता है,
लेकिन अकेला अकेला अगर नॉर्थ पोल कभी एग्जिस्ट कर सकता तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करता, नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करता, भाई नॉर्थ से तो दूर जाता, साउथ की तरफ आता, ऐसे ही रास्ते में मूव करता वो। ठीक है, पहले तो सोचता मुझे नॉर्थ से दूर जाना है तो ऐसे जाने लगता, फिर क्या है, साउथ पोल जैसे ही साउथ पोल के इंटरेक्शन में आता उसके पास आने लगता, ऐसा कुछ बन जाता। तो यही तो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो डायरेक्शन है इन विच हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल टेंड्स टू मूव, जिसमें हाइपोथेटिकल एक नकली नॉर्थ पोल चलने की कोशिश करे, उसको ही हम क्या कहते हैं भाई, उसको ही हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो हमारी वो हो गई डेफिनेशंस। एक तो ये कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही हमें डायरेक्शन पता चलती है। कैसे पता चलती है, वो एक क्लोज्ड कर्व्स है, क्लोज्ड कर्व्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जिसमें जिस भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, उस पॉइंट पे बस एक टैंजेंट ड्रॉ कर दो। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये वो डायरेक्शन है जिसमें हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल चलने की कोशिश करेगा। भाई अच्छा, अगर हमने अभी तो एक मैग्नेट की बात है, अगर हमने ऐसे दो मैग्नेट डाल दिए तो क्या होगा, तो भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपना नॉर्थ से साउथ होगी, नॉर्थ से साउथ, इसकी अपना नॉर्थ से साउथ होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी नॉर्थ से साउथ, ये भी नॉर्थ से साउथ, ऐसे करके कुछ होगी। तो अगर दो मैग्नेट की हमें ऐसे दे दिया ना, तो कुछ ऐसा सा डायग्राम बन जाएगा, है ना। क्या हो रहा होगा, इसके नॉर्थ पोल जो है वो फ्रीली यहीं पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ना, ये नॉर्थ पोल क्या करने लगेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल दूर दूर जाने लगेंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल्स जो है, नॉर्थ पोल की क्या टेंडेंसी होती है, नॉर्थ पोल की टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी तरीके से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यही अगर हमने ये दो मैग्नेट्स रखे हैं, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल पास रख देते तो क्या होता, भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो जाता है, यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने जब पास रख रखा है तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जाने लगती, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर जाती है ना। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ चीजें पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। उनमें से एक ये भी है कि हमेशा बाहर तो मैग्नेट के बाहर तो हमेशा नॉर्थ से साउथ में ही डायरेक्टेड होता है, लेकिन अगर एक मैग्नेट के अंदर की बात करें तो इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। उस केस में इसकी डायरेक्शन क्या होती है, उस केस में इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पर हमेशा खत्म होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी क्या, वो ही तो थी, वो क्लोज्ड कर्व्स थे जिसमें से हमें पता चल जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो होती है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम ऑलवेज कहाँ से आते हैं, नॉर्थ पोल से आते हैं, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इमर्ज एट साउथ पोल, नॉर्थ पोल से बनते हैं, साउथ पोल पे खत्म होते हैं। मैग्नेट के बाहर हमेशा इनकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है। और अगर अंदर की बात करी जाए, मैग्नेट के अंदर की बात करी जाए तो डायरेक्शन इनकी साउथ से नॉर्थ होगी। मतलब मैग्नेटिक, ये जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात बहुत ही स्पेशल है, इस पर क्वेश्चन बहुत आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। हमने ये ऐसे बनाए थे, भले ही ये बिल्कुल पैरेलल से ना दिख रहे हो, यहाँ पर इनकी दूरी ज़्यादा हो, यहाँ पे ये पास पास हो, लेकिन ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं जा रहा होगा कोई मैग्नेटिक फील्ड, तो क्यों नहीं क्रॉस कर सकते ये। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करते तो इस पॉइंट पर दो टैंजेंट बन जाती,
दो टैंजेंट बनने का मतलब है दो दो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर। क्या एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। एक पॉइंट पर साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उस पे दो टेंजेंट्स हम बना सकते हैं, और अगर हम दो टेंजेंट्स बना सकते हैं तो दो डिफरेंट डायरेक्शन हो गई एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की, और एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शंस होना पॉसिबल सा नहीं है। तीसरी बात होती है भाई कि ये जितनी पास पास होंगे ना, जैसे यहाँ पर ये कितने थे, यहाँ ये कैसे थे, नियर बाय थे, यहाँ कैसे थे, काफी दूर दूर थे। तो जहाँ ये पास पास होंगे वहां तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहाँ ये दूर दूर होंगे, यहाँ दूर दूर है तो यहाँ स्ट्रेंथ कम होगी। मतलब डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जितना ज्यादा ये पास होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितनी ये दूर होंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा जनरेट होगा। तो प्रॉपर्टी, तीन मेन प्रॉपर्टी है कि हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होती है, मैग्नेट की बाहर इनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है, और भाई ये जितनी पास पास होते हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी दूर दूर होंगी उतनी कम स्ट्रेंथ होगी। अगर हमें ऐसा दिमाग में आ रहा हो कि अगर बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड हो तो हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस पर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि अगर पैरेलल ना हो, ऐसे करके कुछ हो तो यहाँ दूर दूर है, यहाँ पास पास है, जहाँ पास पास है वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा, जहाँ दूर दूर है वहाँ स्ट्रेंथ कम होती है। और एक मेन बात और है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ये इंटरसेक्ट करती तो एक ही पॉइंट पर, वो जो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट आता ना उस पर दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते थे हम। अगर दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते थे तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होती मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, जो कि पॉसिबल नहीं है कि भाई एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी। अब तक हम मैग्नेट को सिर्फ मैग्नेट से एसोसिएट करते थे या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से एसोसिएट करते थे कि भाई जो सब्सटेंस मैग्नेट की प्रेजेंस में अट्रैक्शन शो करते हैं उन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है, बाकी मैग्नेट। अब हम ये भी सीखेंगे कि मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही यह है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट और मैग्नेटिज्म आपस में एक क्या है, एक इंटरकनेक्टेड फिनोमेना है। कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म और जो करंट वाला फिनोमेना है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये देख लेते हैं ये दोनों आपस में एक कनेक्टेड फिनोमेना कैसे हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी कैसे कनेक्टेड फिनोमेना है, इसको देखने के लिए पहला जो हमारे लिए साइंटिस्ट आया था उसका नाम था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड एक ऐसा साइंटिस्ट था, इसने क्या करा, ये एक्सीडेंटली वैसे ऐसा हुआ कि एक वायर थी जो करंट को कैरी कर रही थी। तो ये जो वायर थी इसके पास गलती से कंपास नीडल आ गई और ये कंपास नीडल जो है नॉर्थ साउथ पोल से डिफ्लेक्ट हो गई, इधर उधर हिलने लगी। भाई हमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये कंपास नीडल मैग्नेटिक नीडल है और मैग्नेट की प्रेजेंस में फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। अगर हम दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये तो वायर को लाने में, वायर में करंट, जो करंट कैरिंग वायर है उसको पास लाने में डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, ये जो करंट कैरिंग वायर है इसका नेचर मैग्नेटिक ही है। जो करंट कैरिंग वायर है इसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म जनरेटेड है, जिसकी वजह से ये जो हमारी कंपास नीडल है ये क्या शो कर सकती है, ये हमारी ना डिफ्लेक्शन शो कर सकती है। ठीक है, तो ये ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। ओरेस्टेड फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कहा कि हाँ भाई मैग्नेटिज्म और करंट इंटर रिलेटेड फिनोमेना है। एक करंट कैरिंग वायर के पास कंपास नीडल ले गया और वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करने लगी। इसने फिर कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, फिर इसने प्रॉपर एक सेटअप करा। इसने देखा कि भाई अगर करंट को बढ़ा दे तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ रही है, जितना ये हिल रहा था उससे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर करंट बढ़ा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। देखो भाई ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा, छोटा मोटा मैग्नेट होगा तो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा।
तो इसका मतलब अगर मैं इसका करंट बढ़ा रही हूँ तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेट भी बन रहा है। अगर मैं इसका करंट बढ़ा रही हूँ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यानी पहली बात जो हमारी विड्रॉ हुई, इससे पता है पूरे सर्किट में एक रियोस्टेट भी लगा दिया था। रियोस्टेट वही होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस जो करंट को चेंज कर सकता है बिना वोल्टेज सोर्स को छेड़े। तो भाई करंट को कभी बढ़ा रहा था कभी कम कर रहा था, जब बढ़ा रहा था तो देखा डिफ्लेक्शन भी बढ़ गई, जब कम कर रहा था तो देखा डिफ्लेक्शन भी कम हो गई। मतलब एक बात तो प्रूव हो गई कि हाँ भाई करंट अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात इसने देखा कि करंट के टर्मिनल्स को ही ऑपोजिट कर दिया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव था ना, बैटरी जैसे हमारा ये कनेक्टेड होगा किसी सर्किट से और उस सर्किट में दो टर्मिनल्स रहे होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम एक प्रॉपर सर्किट बना है, ये है हमारा प्रॉपर सर्किट, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर सर्किट हो गया। इसमें हमने एक तरफ बैटरी ये लगा रखा है, एक तरफ हमने सेल लगा दिया, तो अभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं क्या करूं, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव लगा दूं तो फिर करंट की डायरेक्शन भी तो उल्टी हो जाएगी। बैटरी की बस डायरेक्शन उल्टी कर दो, करंट की भी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो भाई ये इससे क्या हुआ, जब इसने करंट की डायरेक्शन उल्टी करी ना तो इसने देखा कि डिफ्लेक्शन भी पहले जैसे इस डायरेक्शन में हो रहा था तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब अगर हम करंट को उल्टा करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाती है। करंट को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट को रिवर्स करोगे मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। ये इसने कहा है ना। और इसने एक छोटा सा रूल भी बताया कि भाई डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी ना, उसके लिए एक रूल याद रख लो, ऐसा कहा इसने। और वो रूल था स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है कि भाई अगर करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, मतलब अगर बैटरी ऐसे लगी हुई है तो ये पॉजिटिव यहाँ से ऐसे ही तो जाएगा करंट। तो ये क्या करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, अगर मैं कंपास नीडल यहाँ रख रही हूँ तो करंट ऊपर जा रहा है। अगर करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर क्या होता है नॉर्थ पोल, नीचे क्या होता है साउथ पोल, साउथ से नॉर्थ जा रहा है और कंपास नीडल हमने ओवर रख रखा है। ओवर मतलब ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, वायर के ऊपर कंपास नीडल रख रखा है। तो ये जो कंपास नीडल है ना, ये नॉर्थ दिखाने की जगह हल्का सा कहाँ टर्न हो जाएगा, ये हल्का सा वेस्ट की डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। स्नो रूल क्या कहता है, अगर करंट जो है वो साउथ से, साउथ पोल से नॉर्थ में जा रहा हो और कंपास नीडल ओवर रख रखा हो, मतलब ऊपर रख रखा हो वायर के ऊपर, तो ये जो कंपास नीडल है ये वेस्ट की साइड डिफ्लेक्ट होगा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर नॉर्थ से साउथ करंट जाए तो ईस्ट की साइड डिफ्लेक्ट होगा। अगर ये ओवर ना रखकर नीचे रख दे, अंडर रख दे, तो साउथ से नॉर्थ में ईस्ट में डिफ्लेक्ट होगा। भाई अंडर रख दिया ना, एक भी चीज को उल्टा कर दिया। भाई ओवर की जगह अगर अंडर रख देती, वायर के अंडर रख देती, तो ये साउथ की जगह मतलब वेस्ट की जगह ईस्ट की तरफ ही डिफ्लेक्ट होता। ऐसा कुछ होता भाई, SNEE। मतलब अगर मैं इसे अंडर रख देती, अंडर तो यू से करते हैं ना, अगर मैं इसे अंडर रख देती तो अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो वो ईस्ट में ही डिफ्लेक्ट होता। तो इसने एक छोटा सा रूल दिया था कि अगर हम करंट को रिवर्स कर देते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी रिवर्स हो जाती है, करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ जाएगी, है ना। और इसने ये भी देख लिया भाई कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, उसके लिए एक छोटा सा रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी एक करंट कैरिंग वायर की प्रेजेंस में, उसके लिए भी एक छोटा सा रूल दे दिया, स्नो रूल, कि अगर भाई करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, करंट अगर साउथ से नॉर्थ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये नॉर्थ को दिखाने की जगह हल्का सा ईस्ट में टर्न हो जाएगा। ये एक छोटा सा रूल था। और अगर ये नीचे जा रहा होता तो थोड़ा सा इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाता। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सब बातें आई, है ना। तो इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता चल जाती है। छोटा सा रूल था, स्नो रूल। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कहा कि भाई ये दोनों कनेक्टेड फिनोमेना है वो था ओरिस्टेड, है ना। फिर हमने और भी चीज़ें ऑब्जर्व करी। भाई एक वायर है,
जो वायर है अगर हम उसका करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी से डिनोट करते हैं, यूनिट होती है टेस्ला, ये आई के प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, अगर वायर के पास पास होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा। अगर दूर कर दोगे बहुत दूर तो एक तो ऐसा भी पॉइंट होगा जहाँ कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर पाएगा, है ना। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं ना, वो तो नॉर्मल मैग्नेट की भी कहानी है ना, पास लाओगे ज़्यादा फोर्स होगा, दूर लोगे तो इतना फोर्स नहीं होगा, और दूर लोगे तो फोर्स ही नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम। इनवर्स डिस्टेंस के क्या होता है, ये जो हमारा फिनोमेना है ये डिस्टेंस के, ये बिल्कुल डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई। इसके बाद हमारा क्या आया, इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ करेंगे किसके आसपास, एक स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास, फिर एक हमारा सर्कुलर कंडक्टर के आसपास, लूप के आसपास, फिर हम एक सोलेनॉइड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं, अगर ये जैसे स्ट्रेट वायर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ सर्कुलर होंगी, वो भी ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जैसे ये वायर है ना, तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में से सर्कुलर लाइंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ऐसे सर्कुलर लाइंस। ऐसे करके सर्कुलर लाइंस होंगी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। और सर्कुलर होंगी तो दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो ऐसे क्लॉक की तरफ घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि करंट की क्या डायरेक्शन थी। भाई अगर करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, करंट साउथ की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तब उस केस में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उस केस में करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, है ना। नॉर्थ में जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक तो ऐसे चलती है तो ऐसे, फिलहाल इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है। और अगर करंट बाय चांस नीचे जा रहा होता तो डायरेक्शन होती क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी, जो करंट कैरिंग वायर है ना, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये वायर है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें सर्कल्स होंगे, और इन सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड आएंगे तो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना। तो ये बात होती है। एक हमारा जो डिवाइस होता है, ये तो हमारा सीधा सीधा वायर था, लेकिन अगर हम वायर को ही गोल घुमा देंगे फिर क्या होगा, है ना। ये तो सीधा सीधा वायर था, इसमें हमें समझ में आ गया सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर ऊपर जा रहे हैं तो वो उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, साउथ में क्लॉकवाइज। अब भाई अगर बात ये आती है कि ये जो हमारा कंडक्टर है इसको ही गोल घुमा दिया जाए तो क्या होगा। अगर इस कंडक्टर को ही गोल घुमा दिया जाए तो भाई याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी कैसे बनेगी। एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे इसके पास और बीचों बीच एक सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, जो इसकी डायरेक्शन होगी और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो जस्ट उल्टी होगी। मतलब अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे जाएगा, बीचों बीच बिल्कुल सीधी हो जाएगी। बीचों बीच भाई जो स्ट्रेंथ है ना वो बिल्कुल बिल्कुल सीधी हो जाने वाली है ना। बीचों बीच बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम दूर आते जा रहे हैं तो सर्कल का रेडियस बढ़ता जा रहा है। ये ऐसा सर्कल होगा, ये ऐसा सर्कल होगा,
रेडियस बढ़ना मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी और बीचों बीच तो बिल्कुल एक सीधी लाइन हो जाएगी, है ना, सीधी लाइन हो जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 के आसपास होगी, है ना। और पता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैंसिल आउट कर देती है ना एक दूसरे को, हो सकता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, उन पॉइंट्स को नल पॉइंट्स कहा जाता है। जहाँ दो सब्सटेंसेस थे, उनकी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड थी और उन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ये हमेशा सिमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं नल पॉइंट। अगर नॉर्थ पोल के पास एक नल पॉइंट है तो साउथ पोल के पास भी एक नल पॉइंट होगा। नल पॉइंट क्या होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टोटल 0 हो जाएंगी, है ना। ऐसे पॉइंट जहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 हो जाए उसको हम नल पॉइंट्स कहते हैं, उसको ये हम नल पॉइंट्स कहते हैं। तो ये तो हमारी अगर वायर गोल हो गई, लूप हो गया भाई। अच्छा एक बात और है, अगर इस लूप में करंट बढ़ा देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी, डिस्टेंस कम कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी, ये तो मैं पता था। लेकिन इसमें एक फैक्टर और आ जाता है, गोल घुमा रहे हैं ना, हो सकता है 3-4 बार गोल घुमा दे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी पहले से क्या हो जाएंगी, वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ना सीधी लाइन ना सर्कुलर, एक हेलिकल शेप होगी। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। इंसुलेटेड कॉपर वायर होने का क्या मतलब होता है कि है तो कॉपर वायर लेकिन आसपास किससे इंसुलेटेड है, कोई इंसुलेटर होगा, कोई कवरिंग रही होगी, ये उससे इंसुलेटेड है। ये हमारी बैटरी है। तो अगर ये हमारा ऐसा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी वो भी देख लेते हैं। वैसे इस डिवाइस को हम सोलेनोइड कहते हैं। जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना इंसुलेटेड कॉपर वायर का, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसको हम सोलेनोइड भी कहते हैं। और इस सोलेनोइड में क्या होता है, इस सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी होती है, बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी होती है। बस बात एक छोटी सी ये होती है कि भाई होगी तो बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, है ना, होगी तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ और बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी, जैसे होती नहीं थी एक बार मैग्नेट के आसपास। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, पोल्स पे पास और बीच में दूर दूर, इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर दूर दूर, ऐसे ही होगी इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब नॉर्थ पोल कहाँ जनरेट होगा और साउथ पोल कहाँ जनरेट होगा, मेन ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या है, ये वायर है, करंट कैरिंग वायर है, यहाँ से करंट जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा इसमें करंट। जब इसमें करंट गोल गोल घूमेगा तो अपने आप ये मैग्नेटिज्म इसमें जनरेट हो जाएगा, इसमें दो पोल्स भी जनरेट हो जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। खास बात होती है इसके अंदर बिल्कुल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सीधी लाइनें होंगी। और अगर इस सीधी लाइनों के बीच में हमने कोई सब्सटेंस रख दिया तो उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो सकता है। कोई भी हमें आयरन का पीस दे और कैसे मैग्नेट बना के दिखाओ, तो एक तो तरीका है उससे मैग्नेट रगड़ते रहो, दूसरा तरीका है सोलेनॉइड के अंदर रख दो सॉफ्ट आयरन को। अगर पता है आयरन को रखते हैं तो हमारा बनता है टेम्पररी मैग्नेट, लेकिन किसी अलॉय को रखते हैं जैसे कि स्टील या ऑलनिको, स्टील या ऑलनिको को रखेंगे परमानेंट मैग्नेट बनेगा, स्टील या ऑलनिको को रखेंगे परमानेंट मैग्नेट बनेगा। लेकिन अगर हम रखते हैं इसमें हम आयरन, सॉफ्ट आयरन, तो हमारा क्या बनेगा, अगर हम सॉफ्ट आयरन रखते हैं तो हमारा टेम्पररी मैग्नेट बनेगा। तो उस केस में हमारा कैसा मैग्नेटिज्म होगा, टेम्पररी होगा। मैग्नेटिज्म जो है वो हमारा कैसा रहने वाला है, वो टेम्पररी रहने वाला है। तो भाई ये जो सोलेनॉइड होता है ये क्या है, एक हेलिकल कॉपर का, हेलिकल इंसुलेटेड कॉपर वायर का स्ट्रक्चर है। ये इसके पास दो टर्मिनल्स हो गए। अगर वायर ऐसे पीछे से घूम कर आ रही है ना तो बस इतना याद रखना है, ये जो नेगेटिव पोल है वो नॉर्थ से कनेक्ट होगा और ये
पॉजिटिव वाला साउथ पोल से कनेक्ट होगा, इसके अंदर हम कोई सा भी कोर डाल सकते हैं। ठीक है, साउथ में करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है और नॉर्थ में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है ना। इसमें क्लॉकवाइज जाएगा ऐसे करके, ठीक है, और इससे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा, इस वजह से इसके दो पोल्स हो जाते हैं। तो एक खास बात क्या है कि ये जो हमारा सोलेनॉइड है ना, है क्या सोलेनॉइड, एक सिलेंड्रिकल कोर रही होगी, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर का ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर रहा होगा। इस हेलिकल स्ट्रक्चर में दो पोल्स भी बन गए भाई, एक हमारा साउथ पोल बन गया, एक नॉर्थ पोल बन गया। तो ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा होगा। फिलहाल दो पोल्स होंगे, है ना इसके, और वही केस है कि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है। और वही बातें होंगी सारी की सारी, पोल पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन्स पर स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। पोल्स पर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। कंसेंट्रिक सर्कल्स भी हम कह सकते हैं, मतलब सर्कल्स की फॉर्म में इसके क्लोज्ड लूप्स होंगे भाई। क्लोज लूप्स मतलब वही नॉर्थ से साउथ बाहर की डायरेक्शन में, और अंदर तो कौन सी डायरेक्शन होगी, अंदर तो साउथ से नॉर्थ होगी। तो ये पूरा का पूरा क्लोज्ड लूप बन जाएगा और अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब पैरेलल लाइंस इस तरीके से होने वाली है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। खास बात है, अगर ये कोर हमने, ये कोर जो मैग्नेटाइज हो सकती है ऐसा करते समय, अगर ये कोर हमने किसका बना रखा है, अगर ये कोर हमने आयरन का बनाया है या हमने इस कोर को स्टील का बनाया है, तो क्या होगा। अगर आयरन का बनाएंगे, ओलनिको का बनाया तो क्या होगा, ठीक है, या कोबाल्ट का बनाया तो क्या होगा। तो भाई अगर हमने सिर्फ आयरन का बनाया है, सॉफ्ट आयरन का, तो ये टेम्पररी मैग्नेट बनेगा। अगर अकेला होता है ना, अकेला मेटल होता है तो टेम्पररी मैग्नेट। और कोई अलॉय होता है, जैसे ये दोनों अलॉयज हैं, इनमें तो हमें पता है आयरन और थोड़ा सा कार्बन वगैरह का अलॉय होता है स्टील, और ये होता है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इनका अलॉय होता है। तो ये जो अलॉयज हैं ये परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। इनका मैग्नेटिज्म कैसा होता है, परमानेंट होता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। इसका टेम्पररी मैग्नेटिज्म होता है सॉफ्ट आयरन का। और भाई इस टेम्पररी मैग्नेट को, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में बनाया, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो है जो स्विच ऑन करते ही मैग्नेटाइज हो जाए और स्विच ऑफ करते ही डीमैग्नेटाइज हो जाए, है ना। अगर हम यहाँ पर करंट पास कर रहे हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, जैसे ही हम करंट ऑफ करते हैं वैसे ही ये दोबारा से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। जबकि स्टील या ओलनिको को एक बार हमने मैग्नेटाइज कर दिया, एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो वो परमानेंट मैग्नेट्स बन जाते हैं। लेकिन हमारा बेटर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, क्योंकि भाई इसका मैग्नेटिज्म जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये चाहे थोड़े टाइम के लिए मैग्नेटाइज हो, लेकिन मैग्नेटाइज जो है, जब ये मतलब पूरा का पूरा अच्छे से मैग्नेटाइज होगा, और जैसे ही करंट ऑफ करेंगे तो पूरा का पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसके केस में क्या होता है कि ये आसानी से मैग्नेटाइज तो नहीं होते, आसानी से ना मैग्नेटाइज होते, ना आसानी से डीमैग्नेटाइज होते। अगर वैसे तो इन्हें मैग्नेटाइज करना मुश्किल है, ज़्यादा करंट पास करना पड़ेगा, लेकिन एक बार ये मैग्नेटाइज हो गए ना तो उसके बाद ये आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होने के, चाहे हम करंट स्विच ऑफ क्यों ना कर दे तब भी इसमें मैग्नेटिज्म रहेगा। जबकि ये क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें मैग्नेटिज्म तब तक रहेगा, इसमें मैग्नेटिज्म सिर्फ तब तक रहेगा जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करी तो हमारा ये जो मैग्नेटिज्म है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम स्टील ओलनिको को यूज़ कर रहे हैं तो परमानेंट मैग्नेट सोलेनॉइड के अंदर, नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है अगर हम अकेला मेटल जैसे कि सॉफ्ट आयरन यूज़ कर रहे हैं। याद रखना हमारा बेटर ये होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर देन परमानेंट मैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना बेटर क्यों है परमानेंट मैग्नेट से? पहला रीजन, इसे मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना आसान है ना। कभी कभी मैं जैसे इलेक्ट्रिक बेल भी है, इलेक्ट्रिक बेल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में भी मैग्नेटिज्म यूज होता है ना, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज हो रही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करती है, जैसे करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाती है और उसको अपनी तरफ खींचने लगती है ना। तो ऊपर जो गोंग होता है और जो हैमर होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं और इस वजह से हमें आवाज आती है। मतलब कभी हमें मैग्नेटाइज करना होता है इलेक्ट्रिक बेल में, कभी डीमैग्नेटाइज भी करना होता है। कभी मैग्नेटाइज करेंगे, कभी डीमैग्नेटाइज करेंगे, है ना। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है इलेक्ट्रिक बेल का कि भाई ऐसे करके यहाँ तो एक बड़ा सा गोंग होता है, यहाँ पे ऐसे करके ये वाला सब्सटेंस अगर हम मैग्नेटाइज करेंगे तो ये अपने आप इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये जब टकराएंगे, है ना, ये पूरा सर्किट से कनेक्टेड होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, पूरा सर्किट से कनेक्टेड होगा वायर वगैरह से। तो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो हमें आवाज आने लगेगी। मतलब कभी भी अब ये थोड़ी कि एक मतलब हम इसे बजाते ही चले जाए, है ना, हमें ये भी तो चाहिए कि वो रुक भी जाए। तो मैग्नेटाइज भी करना है, डीमैग्नेटाइज भी करना है। तो इसलिए पहली बात, ये जो हमारा टेम्पररी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इन्हें मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना आसान है। इनका स्ट्रेंथ चेंज करना हो, भाई कभी ज़्यादा मैग्नेटिज्म चाहिए हो, कभी कम मैग्नेटिज्म चाहिए हो, तो स्ट्रेंथ चेंज करना बहुत ही आसान है। इसका स्ट्रेंथ चेंज करने के लिए अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो करंट बढ़ा दो। भी तुम्हारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, उसको हम स्ट्रेंथ कहाँ चेंज कर सकते, है ना। जितना उसका मैग्नेटिज्म है उतना ही रहेगा, जहाँ तक वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करता है वहां तक ही रहेगी। लेकिन इसकी हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, हम करंट बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसके थ्रू पास होने वाला करंट बढ़ा दे तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा। अगर हम ये जो सोलेनॉइड है इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा दे, बहुत सारे टर्न्स का यूज कर लें, इसकी जगह और भी ज्यादा टर्न्स का यूज कर लें हम सोलेनॉइड, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, है ना। तो करंट बढ़ाने का क्या तरीका है, भी करंट अगर हमें बढ़ाना है तो या तो हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें या हम करंट इसके थ्रू जो पास हो रहा है उस करंट को बढ़ा दें, है ना। या इसके अंदर जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, इसके अंदर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो आयरन का यूज कर रहे हैं तो मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। आयरन का यूज करेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा, है ना। और अगर कुछ और यूज करेंगे तो मैग्नेटिज्म कम होगा। इसके अंदर क्या मटेरियल है भाई, अगर इसके अंदर एयर भी है वैसे तो वो भी मैग्नेटाइज हो सकता है, लेकिन उसका परमिएबिलिटी बहुत वीक होता है एयर का। इसका मतलब क्या है कि एयर जो है वो अपने आप को आसानी से मैग्नेटाइज बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसके अंदर हम जैसा मटेरियल रखेंगे वैसा ही ये मैग्नेट बनेगा। आयरन रखेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, ठीक है। एक ये बात होती है। और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं भाई, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए, इसके थ्रू करंट को बढ़ा दिया, या फिर इससे डिस्टेंस कम कर दिया ना भाई हमने, है ना। डिस्टेंस कम कैसे करेंगे भाई, डिस्टेंस हमें पता है मैग्नेट जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिज्म कम हो जाता है और डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। याद रखना, अगर ये जो सर्कल्स यूज कर रहे हैं इसका रेडियस छोटा होगा तो एक तरीके से ये जो कोर है, ये जो इसके अंदर का हमने यूज करा है, और ये जो सोलेनॉइड है बाहर का, ये पास पास होंगे, और ये जितना पास पास होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होगा। तो हमें ये ज़्यादा बड़ा वाला सर्कल नहीं यूज़ करना है, इसका ऐसे ये जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कम ही होना चाहिए, है ना। जितना ये छोटे सर्कल्स होंगे ना, ये जो सर्कल्स हैं जितने छोटे छोटे होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म हम जनरेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा सा है ना कुछ ये, तो एक तरीके से इसका कुछ रेडियस या डायमीटर भी है। इस डायमीटर को कम से कम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस डायमीटर को कम से कम रखने की कोशिश करेंगे तो हमारा मैग्नेटिज्म जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम इसके मैग्नेटिज्म को बढ़ा भी सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का खास बात क्या है, इसको हम आसानी से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं जब हमें रिक्वायर्ड हो। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं, और पता है हम इसकी पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी मतलब मुझे यहाँ नॉर्थ पोल चाहिए, यहाँ साउथ पोल चाहिए, तो बस एक छोटा सा काम है, बैटरी को उल्टा कर दो। अब ये नेगेटिव नॉर्थ पोल और ये पॉजिटिव साउथ पोल, तो इनके पोल्स भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। इनके पोलैरिटी को रिवर्स करना बहुत आसान है, इनके पोल्स को इंटरचेंज करना बहुत आसान है। तो इसीलिए हमारा जो बेटर माना जाता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और परमानेंट मैग्नेट रिलेटिवली इतना अच्छा नहीं है, है ना। स्टील और ऑर्गेनिको का हम बना तो देते हैं परमानेंट मैग्नेट,
लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता, ज़्यादातर जगहों पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करते हैं। तो आगे आ जाते हैं, ये हमारा सोलेनॉइड था। इससे हम क्या कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम एक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकते थे। हमें याद आता होगा ओरेस्टेड ने क्या करा था, ओरेस्टेड ने ये करा था कि भाई एक वायर थी, उसके पास वो कंपास नीडल लाया और ये कंपास नीडल जो है वो इधर उधर डेविएट होने लगी। ये करा था ओरेस्टेड ने। ओरेस्टेड ने क्या करा कि भाई वायर है ना, उसने कहा कि भाई वायर कहीं ना कहीं अपने आसपास मैग्नेटिज्म जनरेट करती है। अगर ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है तो क्या इसकी वजह से ये मैग्नेटिज्म नहीं एक्सपीरियंस करेगा? भाई अगर हमने दो मैग्नेट्स को आसपास रखे हैं तो ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और उसके वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस भी करेंगे। दोनों ही मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो इस बार एक साइंटिस्ट और आया, एम्पियर। उसने क्या करा, उसने जो वायर थी ना उसे तो मूवेबल रखने की कोशिश करी। मूवेबल मतलब वो वायर आराम से हिल डुल सकती थी। ऐसी वायर रखी जो आराम से मूव कर सकती थी, हिल डुल सकती थी, और उस वायर को कनेक्ट कर दिया सर्किट से पूरी। ठीक है, जैसे ये रॉड थी, है ना, इसे पूरा सर्किट से वैसे तो कनेक्ट करा है, ये रॉड है हमारी, इसे हमने बाकी सर्किट से कनेक्ट करा है, लेकिन ऐसे रखा है कि ये मूवेबल ही रहे, है ना। बाकी हमने वही सेल बैटरी तो लगाएंगे कि इस पे क्या है, करंट आ जाए। ठीक है, ये हमारी वायर है और ये हिल सकती है भी, है ना, ये मूवेबल है। तो इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एम्पियर क्या करके लाया, इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसे ही ये लाया तो इसने देखा ये वायर जो है वो मूवमेंट शो करना स्टार्ट कर देती है, वो मूवमेंट शो करने स्टार्ट हो जाती है। भाई ये तो बेसिक सी बात है, अगर दोनों ही मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं तो ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो खैर दोनों ही फोर्स एक्सपीरियंस। तो एम्पियर ने ये कहा कि भाई ये जो वायर है ना ये मैग्नेट की प्रेजेंस में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और हिलने लगेगी, है ना। ये वायर जो है मैग्नेट की प्रेजेंस में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और हिलने लगेगी। और ये जो हिलना है ये सबसे ज़्यादा देखो कब होगा, जैसे ये मैग्नेट है, ये हमारी वायर है, देखो ये जो मैग्नेट है ये इसको क्या टेंडेंसी करेगा, इसको ये अपनी ही फील्ड में लाने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे इसके पोल्स हैं ये ऐसे लाने की कोशिश करेगा इसको, इसके में मतलब पोल्स के बीच में, है ना। जैसे ये हॉर्सशू मैग्नेट है ना, तो ये वायर, अगर ये वायर ऐसा होगा 90 डिग्री पर होगा, अगर वायर 90 डिग्री पर होगा मतलब बिल्कुल ऐसे, ये मैग्नेटिज्म है और ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर हो तो ये मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। और अगर बिल्कुल ही पैरेलल हो तो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि भाई इसकी टेंडेंसी क्या है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये वायर है, तो कोई ना कोई पोल इसमें भी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक है ना, हो सकता है इसमें करंट ऊपर जा रहा, हो सकता है नीचे जा रहा, उस हिसाब से इसमें भी दो पोल्स जनरेट हो गए होंगे। जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है तो ये तो रिपेल करेंगे, ये वायर ऐसे होने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर वायर ऑलरेडी ऐसी है तो ये फिर ऐसे मूवमेंट नहीं शो करेगी। मैक्सिमम मूवमेंट कब शो करेगी, जब ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो भाई बात तो इतनी छोटी सी होती है कि हमारा ये जो मैक्सिमम फोर्स होता है ना, एम्पियर ने कहा कि भाई जब हम वायर को, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेट के आसपास रखते हैं तो उस मैग्नेट की वजह से वो फोर्स को एक्सपीरियंस करती है और हिलने लगती है। ये मैक्सिमम फोर्स कब होता है, मैक्सिमम फोर्स होता है, मैक्सिमम फोर्स होता है एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर मैक्सिमम फोर्स है, 90 डिग्री पर होगा तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर बिल्कुल 0 डिग्री पर हो या 180 डिग्री पर हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तो मैग्नेटिज्म बिल्कुल जीरो हो जाने वाला है। जो ये डायरेक्शन और ये जो डायरेक्शन है, अगर बिल्कुल ऐसे ही रखी हो वायर तो हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखने का। अगर ऐसे वायर हो तो वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऑलरेडी है तो नहीं हिलेगी, है ना। तो मैक्सिमम फोर्स कब होता है, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और मिनिमम फोर्स कब होता है, जब दोनों के बीच में या तो एंगल 0 डिग्री हो या एंगल 180 डिग्री हो, है ना। तब बिल्कुल ही जीरो, बिल्कुल जीरो या मिनिमम फोर्स होता है। इससे फिर आगे हमें पता चला कि भाई अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेट के आसपास रखते हैं तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकती है।
तो ऐसी चीज़ें हमने फिर यूज़ करी, है ना। ऐसी चीज़ हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं भाई, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है। इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम एग्जैक्टली करते क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम यही तो करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम बस करते इतना है कि ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा वायर है। जैसे ही हमने मैग्नेट की प्रेजेंस में इस वायर को करंट दिया तो ये हिलने डुलने लगेगा। जैसे फैन है भाई, फैन में हम कर क्या रहे हैं, फैन में भी मैग्नेट्स होते हैं, है ना। तो फैन में जैसे मैग्नेट है यहाँ पे, जैसे हमने उसे करंट दिया तो भाई करंट कैरिंग वायर अगर होगी मैग्नेट की प्रेजेंस में तो वो अपने आप हिलने लगेगी। वो जो करंट कैरिंग वायर है वो ऐसे गोल गोल घूमने लगेगी और उस वजह से हमारा जो फैन है वो रोटेट करता है। भाई फैन में भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ग्राइंडर में भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। भाई बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जैसे हमने फैन का बटन ऑन करा तो क्या होगा, वो जो वायर होगी वो करंट को कैरी करेगी। और अगर वायर करंट को कैरी करती है, अगर जो हमारी वायर है वो करंट को कैरी करेगी तो भी आसपास मैग्नेट भी है, वो करंट भी कैरी कर रही है। तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिज्म की प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन शो करेगी या हिलने डुलने लगेगी, मूवमेंट शो करेगी। और इस मूवमेंट की वजह से ही हमारा जो फैन है वो मूव करने लगता है। मतलब तीन चीजें हैं भाई हमारी, एक तो होता है फोर्स, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड जिसकी यूनिट टेस्ला थी, और एक होता है करंट जिसकी यूनिट वैसे तो एम्पियर थी। भाई याद रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने ऑब्जेक्ट को करंट दिया है तो ऑब्जेक्ट अपने आप ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और मूवमेंट शुरू कर देगा। ऐसे दोबारा लिख लेते हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक ऑब्जेक्ट को फोर्स दिया है तो उसमें अपने आप ही करंट जनरेट हो जाएगा। दो चीजें हैं सिंपल सिंपल सी, ये हम पढ़ेंगे, ये वाला प्रिंसिपल तो अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम इस प्रिंसिपल पर है कि अगर भाई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने करंट प्रोवाइड कर दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर हमने करंट प्रोवाइड कर दिया है तो वो अपने आप फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। अब ये एग्जैक्टली होगा कैसे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। कैसा सा दिखता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में कुछ चीजें होती हैं। पहला तो एक हमने रेक्टेंगल ले रखा है ABCD, ठीक है। इसके बाद हमने क्या ले रखा है, ये स्प्लिट रिंग्स है। यहाँ से हमारी एक एक्सल आ रही है, इसे हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, इसके आसपास कार्बन ब्रशेस होते हैं। इसे हमने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर रखा है जिसमें सेल है, सेल या फिर बैटरी। तो बस हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमारे पास दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है भाई, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा एक ABCD आर्मेचर है, रेक्टेंगुलर आर्मेचर। दो हमारे पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक पोल्स हैं। इसके बाद एक एक्सल है। अगर ये पूरा आर्मेचर घूमेगा तो ऑब्वियसली ये एक्सल भी घूमेगा, तो ये एक्सल कनेक्टेड है। एक्सल से दो कार्बन ब्रशेस हैं, ये जो हमें दिख रहा है ये कार्बन, ये स्प्लिट रिंग्स है, स्प्लिट रिंग्स के बाहर कार्बन ब्रशेस हैं। ये हमारे जो है इनको हम स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि एक रिंग दो में स्प्लिट कर गई। उसके बाद कनेक्टिंग वायर्स, और ये फाइनली हमारे पास क्या है, बैटरी। सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, ये जो बैटरी है इसके थ्रू करंट पास होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा। होगा कुछ नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट जा रहा था तो इस आर्मेचर को हम ध्यान से देखेंगे। इस आर्मेचर में हम देखेंगे कि जब करंट ऐसे इस वाले पोर्शन में अगर हम ध्यान से देखें AD वाले पोर्शन में, तो AD वाला जो पोर्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। AD में करंट की डायरेक्शन है D to A, करंट की डायरेक्शन है D to A। जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, D to A। और हमें ये साफ पता चल रहा है कि D to A और ये नॉर्थ टू साउथ, ये क्या है, ये आपस में एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है तो पैरेलल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसमें करंट इस साइड आ रहा है और इसमें नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों एंटी पैरेलल है। ऐसे अगर इस
पोर्शन को देखा जाए, बी टू सी देखा जाए, तो करंट तो बी टू सी जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो भाई ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए पैरेलल। अगर इस पोर्शन में देखा जाए तो करंट जा रहा है बी टू सी और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ, जो कि आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल या एंटी पैरेलल में हमें पता है थीटा क्या होता है, पैरेलल में तो थीटा होता है 0 डिग्री और एंटी पैरेलल में थीटा होता है 180 डिग्री। तो भाई CD वाले पोर्शन में करंट अब ऊपर जाने लगेगा, AB वाले पोर्शन में करंट नीचे आने लगेगा। आधी रोटेशन के बाद ये अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर लेंगे, है ना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या होगा, CD वाला पोर्शन अगर हम फिर से रूल लगाते हैं तो CD वाला पोर्शन ऊपर और AB वाला पोर्शन नीचे जाने लगेगा। मतलब होगा क्या, हमारा जो आर्मेचर है आधी रोटेशन के बाद ऐसे गया, ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा था, ये वाला पोर्शन नीचे जा रहा था, आधी रोटेशन के बाद ऐसे गया, इसके बाद ये दोबारा से ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा ये, जो कि हमें नहीं चाहिए कि बस आधी रोटेशन करे और उसके बाद क्या हो, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि फुल रोटेशन करता रहे, चाहे क्लॉकवाइज घूमता रहे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहे, ये ऐसे बार बार आधी रोटेशन के बाद ऐसे अपनी डायरेक्शन को ना चेंज करे, है ना। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इसलिए ही हम ये यूज कर रहे हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स क्या, इनका फंक्शन क्या है, स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन है एक कम्यूटेटर जैसा बिहेव करते हैं, कम्यूटेटर, इसे हम इसलिए कहते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का क्या काम होता है, वही कम्यूटेटर मतलब ये ना एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट की ही डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद ये क्या करेगा, हाफ रोटेशन के बाद जब हाफ रोटेशन हो जाएगा ना तो ये करंट को रिवर्स कर देगा। अगर ये करंट को रिवर्स करेगा तो करंट अगर रिवर्स होता है तो हमारा ये जो आर्मेचर है ये फोर्स पे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वैसे ही इसकी डायरेक्शन उल्टी हो रही थी, ठीक है। तो मतलब इवेंचुअली इसकी डायरेक्शन वही हो जाएगी जो हमें चाहिए, है ना। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है ना, तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, अभी तो ये ऐसे ऐसे हो रहा था। अब हमें क्या करना है कि ये अपनी पूरी रोटेशन कर ले, तो इसकी पूरी रोटेशन कराने के लिए आधी रोटेशन के बाद हमने करंट की ही डायरेक्शन चेंज कर दी। वो हमने इस स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को यूज करके करा है। तो जब इस करंट की ही डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब नेगेटिव टर्मिनल इधर और पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ गया, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वो क्या करेगा, वो जो हमारा आर्मेचर है वो आर्मेचर चाहे इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो अपना रोटेशन कंप्लीट कर पाएगा। सोचो फैन ऐसे घूमता, आधा ऐसे, फिर वापस ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये तो हमको नहीं चाहिए ना। इसलिए हम क्या करते हैं, आधी रोटेशन के बाद ना, जब आधी रोटेशन होती है हम करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं। तो जब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, जब हमारी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो वो अपना रोटेशन कंप्लीट कर पाएगा। ये फंक्शन होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का, है ना। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या करता है, एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन इस तरीके से रिवर्स करता है कि वो जो अपना आर्मेचर जो अपना रोटेशन है वो कंप्लीट करे इधर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन कार्बन ब्रशेस का फंक्शन तो हमें पता है, इनका काम क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट के बीच में, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, पता है होता क्या, ये ऐसे करके हमारा एक्सेल ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो ये एक्सेल हमारा ऐसे रोटेट करने लगता है। और जब ये पूरा देखो, एक तो ऐसा भी आएगा जब आर्मेचर बिल्कुल ऐसा खड़ा हो जाएगा, ये जो आर्मेचर है जब ये ऐसे गोल घूम रहा है, तो एक पॉइंट तो ऐसा भी आएगा जब आर्मेचर बिल्कुल ऐसा खड़ा हो जाएगा। उस टाइम पे पता है, उस टाइम पे ये कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर रहा होगा, लेकिन उस पॉइंट पे सिर्फ इनर्शिया की वजह से ये आगे बढ़ जाएगा। अगर हम इसे ध्यान से देखें ना, होगा क्या, ये एक्सेल हमारा ऐसे रखा हुआ था, फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से ये ऐसा घूमना शुरू करेगा। जब वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वो कोई फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ और ये तीनों के तीनों पैरेलल हो गए। पैरेलल में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, हमारा कंडक्टर पैरेलल हो चुका है, तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो आगे जाएगा। अब यहाँ तक पहुंचा, अगर हम स्प्लिट रिंग ना यूज करते तो ये दोबारा ऐसे आ जाता। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज करा है, जो एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन इस तरीके से रिवर्स करता है कि वो अपना गोल गोल घूमता ही रहे, है ना। और ये जो आर्मेचर है, एक्चुअली हम करते क्या है, जो हम
जो हम यूज़ करते हैं ना कमर्शियल पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें हम एक आर्मेचर नहीं यूज़ करते, उसमें बहुत सारी आर्मेचर्स हम यूज़ करते हैं और उसमें भी बहुत सारी वुंडिंग्स होती है, बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं तो हमारा जो ये फोर्स है वो भी बढ़ ही जाएगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ता है। मतलब अगर मुझे इसमें मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गोल घूमे, फैन ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गोल घूमे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बहुत सारे आर्मेचर्स यूज़ करते हैं और हर आर्मेचर में बहुत सारी वुंडिंग्स लगाते हैं, है ना। ये आर्मेचर हम कोशिश करते हैं कि हम किसका यूज़ करें, सॉफ्ट आयरन का यूज़ करें। सॉफ्ट आयरन का क्यों यूज़ करते हैं, एक तरीके से सोलेनॉइड ही तो है, सॉफ्ट आयरन है, उसके ऊपर कॉपर वुंडिंग्स है, ठीक है। इसमें करंट आ रहा है, जब तक करंट आएगा इसमें, जब तक इसमें करंट आएगा तब तक ये मैग्नेट बन जाएगा। ये जो सॉफ्ट आयरन है ना, ये किसकी तरह बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बन जाएगा और मैग्नेट की प्रेजेंस में फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। जैसे ही हम बटन ऑफ करते हैं तो करंट बंद हो जाता है, करंट बंद हो जाता है तो ये भी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जैसे ही हम करंट ऑफ करेंगे वो वापस क्या हो जाएगा, वो वापस डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे हमारा फैन है, फैन को जैसे हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो अंदर का मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तब तक के लिए मैग्नेट रहता है जब तक के लिए हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही करंट ऑफ करेंगे वापस डीमैग्नेटाइज होगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा और धीरे धीरे रुक जाएगा। अचानक से इसलिए नहीं रुकता, वही इनर्शिया है ना, थोड़ी देर तक तो घूमता रहेगा, फिर धीरे धीरे मतलब अब वो कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, इस वजह से वो धीरे धीरे करके फैन हमारा रुक जाता है। ऐसा कुछ हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में। ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या सीख लिया है, अब हमने सीख लिया है FBI में से ये 3 चीजें थी ना हमारे पास, जो हमने लेफ्ट हैंड रूल में भी यूज करा था, F, B और I। हमने अब तक क्या यूज करा है कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में फोर्स एक्सपीरियंस मतलब फोर्स एक्सर्ट करेंगे और अपने आप ही करंट आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा उल्टा काम होगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम करंट भी दे रहे थे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स लगाएंगे और वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करने लगेगा, वो जो है वो करंट प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसने करा था, ये सबसे पहले फैराडे ने करा था। इसको हम कहते हैं भाई, ये जो हम करंट को इंड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, इंडक्शन ऑफ करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, फैराडे ने करंट को प्रोड्यूस करा है मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स प्रोवाइड करके, है ना। तो इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, इसने एक सोलेनॉइड जैसा डिवाइस ले लिया, उसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और यहाँ पर क्या लेकर आए हैं भाई, हम बैटरी से नहीं, अब हम क्या कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से, जो इस करंट को डिटेक्ट कर पाए। भाई एक डिवाइस होता है एमोमीटर जो करंट को मेजर करता है, और ये डिवाइस है गैल्वेनोमीटर जो करंट को सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है, सिर्फ ये बता सकता है कि करंट है कि नहीं है ना। करंट को ये डिटेक्ट कर सकता है। करंट को मेजर करने वाला डिवाइस कौन सा है, वो है एमोमीटर। ये हमारा एक मैग्नेट है जिसके 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होगा और एक होगा साउथ पोल। तो हमारे मैग्नेट के 2 पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस मैग्नेट को हम कभी तो इसके पास लेके जाएंगे और कभी हम इसके अवे लेके जाएंगे। ऐसा करने पर हम फोर्स ही तो लगा रहे हैं। देखो ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, बस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम फोर्स अगर लगाने लग जाए, फोर्स लगाने लगे तो अपने आप करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट को ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करने लगेगा। भाई हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स लगाना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स लगा रहे हैं तो वो हम कर क्यों रहे हैं भाई, हम बेसिकली इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसको कभी पास लेकर आ रहे हैं, कभी इसको दूर लेकर जा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगाए जा रहे हैं।
और फोर्स लगाने से, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स लगाने से इसमें अपने आप करंट इंड्यूस होगा जो कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। तो हम इस पर फोर्स लगा क्यों रहे हैं, अगर बेसिकली देखा जाए तो जब हम इस मैग्नेट को पास लेकर आएंगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें पता है अगर डिस्टेंस कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है ना। जब हम इसको पास लेकर आ रहे हैं, यानी कि जब हम इसका डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो जब हम इसका डिस्टेंस कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कम करने से मैग्नेटिक फील्ड पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा और जब हम दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से कम हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स हम प्रोवाइड कर क्यों रहे हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। चलो जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स। फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसने जो करा था, इसने क्या करा, इसने एक कॉइल ले ली भाई, ये हमारा कॉइल हो गया, और इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर वूंड कर दिया, इस तरीके से वूंड कर दिया, और इसको हमने अटैच करा है एक सेल या फिर बैटरी से। इस बार तो हमें करंट प्रोड्यूस करना है ना, तो सेल या बैटरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बार हम एक ऐसे डिवाइस लगाने वाले हैं जो इस करंट को डिटेक्ट कर सके, और उस डिवाइस का नाम है गैल्वेनोमीटर। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, इसमें हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जो इस करंट को डिटेक्ट कर पाएगा। इस करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। हमें बस करना क्या है, ये हमारी तीन चीजें होती है ना, एफ बी आई। हमें पता है अगर हम किसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स लगाते रहें तो अपने आप करंट प्रोड्यूस हो सकता है। बस हमें करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स लगाते रहना है, अपने आप करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब ये हमारा जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। बस मैग्नेटिक फील्ड पे हम फोर्स लगाते जाना है। इस मैग्नेट पर फोर्स लगाएंगे, कभी पास कभी दूरी से ले जाते रहेंगे, कभी पास लेके आएंगे, कभी दूर ले जाएंगे, ऐसा हम करते रहेंगे बहुत देर तक। और हमें क्या दिखेगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये हिलने लगेगा, है ना। मतलब ये करंट को डिटेक्ट कर लेगा, मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ है। बस एक कंडक्टर लगाया है हमने, जो सोलेनोइड जैसा सेटअप नहीं होता था, इंसुलेटेड कॉपर वायर, वो सेटअप करा, उसे वायर से कनेक्ट करा और उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। साइड में हमने एक मैग्नेट लगा रखी है, मैग्नेट को हम पास दूर करते जा रहे हैं और अपने आप करंट प्रोड्यूस हो गया। तो ये कैसे हुआ भाई, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस बात का ये मतलब है कि ये एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट करना चाहते हैं। कैसे भाई, इस बात का क्या मतलब है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है। जब हम इस मैग्नेट को पास या दूर कर रहे हैं तो हम कर तो यही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब हम इस मैग्नेट को पास या दूर कर रहे हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब हम इस मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज्यादा होता है, अगर डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज्यादा होता है। तो कभी तो हम मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा रहे हैं और कभी उसका स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं कभी कम कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में बस एक कंडक्टर को रख दो, क्लोज्ड कंडक्टर को रख दो, लूप को रख दो, उसमें अपने आप करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो बस इसमें ऐसे ही करके हमारा एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट कैसे इंड्यूस हुआ है भाई, कुछ नहीं हुआ है, हमने क्या करा है, इस ये जो है ना मैग्नेट, इसको हम पास ये दूर ले जाते गए। जब हम इसे पास लेकर आए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, जब हम इसे दूर लेके गए मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई। कभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है कभी डिक्रीज हो रही है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमें बस क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स प्रोवाइड करना है, यानी कि हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है। उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप रख देंगे और उसमें अपने आप करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, मैग्नेट को कभी पास लेकर आएंगे, जब मैग्नेट को पास लेकर आएंगे इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जब हम इसे दूर लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो इस चेंजिंग
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें अपने आप करंट प्रोड्यूस होगा, और जब इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो वो गैल्वेनोमीटर अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसा क्या माना जाता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है ना, जो डायरेक्शन, ये जो इंड्यूस्ड करंट है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये जो करंट इंड्यूस हुआ है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है ना, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये ऑपोजिट होगी, किसके ऑपोजिट होगी, जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑपोजिट टू द फैक्टर विच प्रोड्यूस इट, है ना। जो इंड्यूस्ड करंट की ये छोटा सा लॉ है, ये लेंस ने दिया था और इसीलिए हम इसे लेंज लॉ कहते हैं। ये हमें इतना ध्यान से नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे कोर्स में भी नहीं है, लेकिन बस एक छोटी सी बात ध्यान रखने की, अब तक हम लेफ्ट हैंड रूल निकालते थे, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया करते थे अगर हमें पता होता था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन। तो याद करो, हमने फोर्स को निकालने के लिए हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल अप्लाई करा था। हमने क्या करा था कि भाई जब हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होता था, करंट पता होता था, और जब हम फोर्स की डायरेक्शन निकालते थे तो हम कौन सा करते थे, हम यूज करते थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वही FBI ऐसे करके हमने इलेक्ट्रिक मोटर में यही यूज करा है। लेकिन अब हमें क्या पता होगा, अब हमें पता होगा मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन, और हम करंट की डायरेक्शन जब लगा रहे होंगे ना तो हम ऑपोजिट हैंड यूज करेंगे, मतलब हम राइट हैंड यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम राइट हैंड यूज करने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि भाई अगर हम लेफ्ट हैंड भी यूज करें ना तो जो भी करंट की डायरेक्शन होगी उसके जस्ट उल्टा कर देना, वो एक्चुअल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। क्योंकि लेंस ने एक छोटा सा लॉ दिया था, उसने कहा था कि ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है ना इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, जो फैक्टर इसे प्रोड्यूस कर रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट होगी। इस बात का मतलब क्या है समझ लेते हैं। ये क्या कहना चाहता था, ये कहना चाहता था कि जैसे भाई हम इस मैग्नेट को इसके पास लेकर जा रहे हैं, जब हम इस मैग्नेट को इसके पास लेकर जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई पोल्स जनरेट होंगे, पोल्स इंड्यूस होंगे ही होंगे, है ना, इसमें कोई ना कोई पोल इंड्यूस होगा। अब जब हम इसको इसके पास लेकर जा रहे हैं तो ये कॉइल चाहेगी, जो भी हम कर रहे हैं ना ये उसको अपोज करना चाहेगी, ये कॉइल उसको अपोज करना चाहेगी, है ना, चेंज को रेजिस्ट करना चाहेगी। जैसे कि अगर हम इस कॉइल को इसके पास लेकर आ रहे थे, इसको इसके पास लेकर आ रहे थे, ये चाहेगी कि ये इसके पास ना आए, इसलिए ये अपने आप यहाँ पर नॉर्थ पोल जेनरेट कर देगी। ये इसको अपोज करने के लिए, इसको वापस दूर भेजने के लिए, जब ये पास आ रही है तो इसे वापस दूर भेजने के लिए अपने आप को नॉर्थ पोल बना देगा, और नॉर्थ पोल बनाकर इसे रिपेल करना शुरू कर देगा। और जब हम इसको दूर लेकर जा रहे होंगे, जब पास लेकर आएंगे तो अपने आप नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। और जब हम इसे दूर लेकर जा रहे होंगे ना, जब हम इस मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे होंगे तो ये चाहेगा कि इतना दूर ना जाए, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहे ना पास है ना दूर है। जब ये पास आ रहा है तो ये चाहेगा किसी तरह दूर चला जाए, तो ये अपने आप को नॉर्थ बना देगा। जब ये पास आ रहा होगा तो ये नहीं चाहेगा कि ये इसके पास आए, ये चाहेगा थोड़ा सा दूर चला जाए, और दूर करने के लिए अपने आप को क्या बना देगा, ये अगर इसको, जब ये इसको दूर करना चाहता है तो अपने आप को नॉर्थ पोल बना देगा, और जब ये इसे पास लाना चाहता है तो ये अपने आप को क्या बना देगा, साउथ पोल बना देगा उस केस में। मतलब जो भी हम कर रहे हैं, मैग्नेट को पास लेकर जा रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, ये कॉइल उसको अपोज करने की कोशिश करेगी, ये उसका जो मतलब ऑपोजिट काम करने की कोशिश करेगी। जब हम इस कॉइल को पास लेकर आएंगे तो ये चाहेगी कि ये इसके पास ना आए, इस वजह से यहाँ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, यहाँ साउथ जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इसमें करंट भी इंड्यूस होगा, करंट गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा लेंज लॉ है, और लेंज लॉ ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ना, ये लॉ फालतू का नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता, अगर हम इस मैग्नेट को पास लेकर आते तो हमें पता है यहाँ तो पोल्स जनरेट होने ही होने हैं, यहाँ पर पोल्स जनरेट होंगे, लेकिन अगर हम इस मैग्नेट को पास लेकर आते और यहाँ पे नॉर्थ की बजाय अगर साउथ पोल ही जनरेट हो जाता तो पता है क्या होता, हम इसके पास लेकर आ रहे थे, यहाँ साउथ पोल जनरेट हो गया, अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये इसे अपने आप अट्रैक्ट करता रहेगा।
ठीक है। और अपने आप ही गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, मतलब अब हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं इसे पास लाने में, हम तो हल्का सा पास ला रहे थे, यहाँ पे साउथ जनरेट हुआ, इसे अपने आप अट्रैक्ट कर लिया इसने, है ना। तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। तो ये तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट कर रहा है ना। अगर हम अपोज कर रहे होते, अगर ये नॉर्थ पोल बन जाता तो हमें मेहनत करनी पड़ती इसको इसके पास लाने के लिए, हमें मेहनत करनी पड़ती इसको इसके पास लाने के लिए। और जो हम मेहनत कर रहे हैं इसको इसके पास लाने के लिए, वही मेहनत, वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, वही एनर्जी, वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये बात तो सही है ना कि भाई एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते। जब हम मैग्नेट को पास लेकर जा रहे थे और इसने उसे रिपेल करने की कोशिश करी, हमने एक्स्ट्रा मेहनत लगाई और वो एक्स्ट्रा मेहनत ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है ना। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लॉ है। इस सब से हमें बस इतना समझना है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन पता है और अगर हमें करंट निकालना है तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम उस केस में यूज करेंगे। होगा कुछ नहीं, वही FBI 3 चीजें होंगी, बस हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड यूज करने की जगह हम राइट हैंड यूज करेंगे। F, B और I वही 3 चीजें लेनी है। बस क्या करना है, इस बार हैंड को हम एक्सचेंज कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेंस ने ये कहा था कि भाई जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है ना वो उल्टा होता है, तो उसे उल्टा करने के लिए ना हमने लेफ्ट की जगह राइट हैंड यूज कर लिया। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जब भी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमको निकालनी पड़ेगी, हम कौन सा रूल यूज करने वाले हैं, हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करने वाले हैं। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये क्या करने लगा, फैराडे ने क्या करा, कभी मैग्नेट को पास लाया, कभी ये दूर लेकर गया। तो जब मैग्नेट को पास या दूर कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा हो रही थी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में लूप रखा हुआ है, इसमें अपने आप करंट प्रोड्यूस हो गया, उस करंट को गैल्वेनोमीटर ने डिटेक्ट कर लिया। सेकेंड टाइम इसने क्या करा, भाई हमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी है ना, तो जरूरी थोड़ी मैग्नेट को पास दूर करके ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी जाए। हमने तो बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, करंट बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, ये भी तो फैक्टर पढ़ा था। ये तो वो वाला हो गया, डिस्टेंस कम कर दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, डिस्टेंस कम कर दो मैग्नेटिक फील्ड कम बढ़ जाएगी, ये वो वाला फैक्टर हो गया। अब हम कौन सा फैक्टर पढ़ने वाले हैं कि भाई करंट को बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो इसके लिए फैराडे ने 2 कॉइल्स ली हैं भाई। पहली कॉइल, इस पहली कॉइल को, ये जो हमारी पहली कॉइल है ना, इस पहली कॉइल को नाम दिया गया है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। और एक सेम टू सेम कॉइल ली है भाई, इस कॉइल का नाम है सेकेंडरी कॉइल। 2 कॉइल्स यूज कर रही हैं भाई, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। और हमने करा क्या है, प्राइमरी कॉइल का करंट हम बढ़ाते घटाते जाएंगे। हम क्या करेंगे, प्राइमरी कॉइल का करंट बढ़ाते कम करते जाएंगे। यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा लगा दिया स्विच, इसको ऑन ऑफ करते रहेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही हमने ऑन करा तो जैसे ये बैटरी 5 एम्पियर का करंट दे सकती थी, तो 0 से 5 एम्पियर करंट में आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो ये जब कन्वर्जन हो रहा था ना 0 से 5 एम्पियर, 0 से 5 एम्पियर जब इसमें करंट चेंज आ रहा था, तो इसका करंट चेंज हुआ। हमें करना क्या है, करंट को चेंज करो। करंट चेंज होगा तो क्या होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसमें अपने आप ही करंट इंड्यूस हो जाएगा। यही तो करना है, इसमें क्या होगा, अपने आप करंट इंड्यूस होगा, इसमें अपने आप ही करंट इंड्यूस होगा। बस हमें मतलब करना क्या है, हमें इसको ऑन ऑफ करते रहना है ना। जब हम इसे ऑन कर रहे होंगे तो जैसे पहले करंट था 0 एम्पियर, बाद में करंट बना 5 एम्पियर, तो 0 से 5 एम्पियर ये जब ट्रांजिशन हो रहा था, जब करंट चेंज हो रहा था, तो करंट चेंज हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही थी। मतलब करंट बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसका बढ़ रहा था, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो अपने आप इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो रहा था। उस टाइम पर इसमें अपने आप करंट इंड्यूस हो गया है ना, इसमें अपने आप करंट इंड्यूस हो गया। और वो किसने डिटेक्ट करा है, वो एक गैल्वेनोमीटर ने डिटेक्ट कर लिया। फिर हमने इसे वापस बंद कर दिया। बंद करने में क्या हुआ, 5 एम्पियर का करंट वापस 0 एम्पियर करंट बना। तो 5 एम्पियर से 0 एम्पियर करंट आने में जो टाइम लगा ना, उतने टाइम में क्या करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है
चाहे बड़े कम हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो हो रही है, बस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखना है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखना है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा है, तो इसमें अपने आप करंट इंड्यूस हो जाएगा। बस होगा क्या, जैसे पहले करंट हो रहा था इस डायरेक्शन में इंड्यूस, गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखा रहा था, अब गैल्वेनोमीटर किधर दिखाएगा, अब गैल्वेनोमीटर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाने वाला है। अब गैल्वेनोमीटर पता है क्या दिखाएगा, अब गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा दिखाएगा। ऐसा क्यों करा गैल्वेनोमीटर ने, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई है ना। पहले करंट बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी तो करंट इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी तब भी करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन जब बढ़ रही थी और जब कम हो रही थी ना, उनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है करंट। और भाई चाहे कितना भी हाई करंट हो, अगर कांस्टेंट करंट हम इसे देंगे ना, हम इसे बंद खोल करना बंद कर दें, चाहे हम 500 एम्पियर करंट दे रहे हो, हम इसको, हम चाहे कितना भी एम्पियर का करंट हम इसे दे रहे हो, इसमें कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होने का। फैक्टर क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होनी चाहिए। अगर हम इसमें करंट कांस्टेंट करते तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो भाई चेंज नहीं हो रही ना, हमें तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। या तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स प्रोवाइड करो, या मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी तरीके से, किसी और तरीके से चेंज करते रहो। ये प्रिंसिपल हम ट्रांसफॉर्मर्स में यूज करते हैं। भाई ट्रांसफॉर्मर पता है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन, कभी हमें स्टेप अप करना होता है, वोल्टेज बढ़ानी होती है, कभी स्टेप डाउन करना होता है यानी वोल्टेज कम करनी होती है। तो हम उसमें ये दो कॉइल्स यूज करते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हम उसमें यूज करते हैं। लेकिन हम उसमें बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ तो करते नहीं है, ये बात दिमाग में आती होगी। अभी हमें ये पढ़ना है, दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। ये जो बैटरी लगाई है ना, ये डीसी करंट है। डीसी करंट मतलब ये एक सेम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करता है। डीसी करंट हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। भाई ये डीसी है, डीसी मतलब कांस्टेंट। डीसी करंट होता है कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं चेंज होता। जैसे ये बैटरी 5 एम्पियर का करंट प्रोवाइड कर सकती थी, 5 एम्पियर का ही करंट प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं करेगी कि कभी 10 कभी 2, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 5 एम्पियर का करंट ही ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जैसे हम सेल्स में यूज करते हैं। भाई सेल्स में क्या है, डीसी सोर्स ही तो है। अगर डीसी सोर्स ना होता, एसी सोर्स होता, तो पता है सेल क्या करते हैं, सेल कभी तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी चलते, कभी बहुत धीरे धीरे। ऐसा तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, जैसे क्लॉक वगैरह होता है तो हमें उसमें डीसी सोर्स ही चाहिए। डीसी सोर्स मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब इसका क्या होता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। इसका क्या होता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड भाई चेंज नहीं होता। ठीक है, जबकि एसी का मैग्नीट्यूड अपने आप ही चेंज होता रहता है। एसी कुछ इस तरीके से होता है, एसी का मैग्नीट्यूड कभी बढ़ता है कभी कम होता है, कभी 0 पर, मतलब ऐसे करके बढ़ता कम होता रहता है। उल्टी डायरेक्शन में भी जाता है, बढ़ता कम होता रहता है। तो जो हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, हम बैटरीज में ही यूज करते हैं डीसी सोर्स। ये जो सॉकेट से वायर्स के थ्रू करंट आ रहा है, ये सारा एसी करंट है। और जो एसी करंट आ रहा है ना, ये जो हमारा एसी करंट आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता ही रहता है। तो भाई अगर हम इसमें इस बैटरी की जगह, ये तो डीसी सोर्स हो गया ना, इसकी जगह हम एसी करंट ही प्रोवाइड कर दें, एसी करंट ऐसे दिखा देते हैं, तो एसी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये स्विच से ऑन ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। एसी तो अपने आप चेंजिंग होता रहता है ना। अब एसी का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, करंट अपने आप चेंज होता रहेगा, बंद खोल करने की बार बार जरूरत ही नहीं है। करंट चेंज हो रहा है, इसका करंट चेंज हो रहा है, तो वो इसका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रख दिया, लूप को रख दिया, उसमें अपने आप करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो या तो एसी रखो, एसी का चेंज ही होता रहता है ना, एसी का चेंज होता रहेगा। अगर इसका करंट चेंज होता रह रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में इसे रख ही रखा है, तो इसमें अपने आप करंट इंड्यूस होने वाला है। ये बात तो ठीक है। अगर डीसी यूज कर रहे हैं तो वो तो फिर सेम करंट प्रोवाइड करता है, जैसे 5 एम्पियर या 10 एम्पियर, तो उसे ऑन ऑफ करते रहो। जितनी देर में 0 से 5 एम्पियर आएगा तब तक तो चेंज आ रहा है ना, 0 से 5 एम्पियर, उतने चेंज में इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर ऑफ कर दो, ऑफ में क्या होगा, 5 एम्पियर से वापस 0 एम्पियर करंट बनेगा। तो फिर करंट चेंज हो रहा है ना, जब करंट चेंज हो रहा है तो फिर से क्या होगा, चेंजिंग करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में इसमें अपने आप करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, अपने आप करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार हमें ऑन ऑफ करते रहना पड़ेगा। और कितना भी हाई अमाउंट ऑफ करंट हो, अगर हम कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होने का।
ठीक है। तो इसीलिए ये कहा भी जाता है डीसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना इतना आसान नहीं है भाई। डीसी को अगर मेरे को चाहिए कि डीसी में ट्रांसफार्मर में लगाऊं, तो या तो एक काम कर लो, एक पर्सन को रख लो, वो इसे ऑन ऑफ करता रहेगा, जिससे इसका करंट चेंज होता रहे। इसका करंट चेंज होगा ना भाई, इसका करंट चेंज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब जाके इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो ये तो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया। या दूसरा काम ये है कि ऐसा कर लो, एसी करंट ही यूज कर लो ना भाई। एसी करंट क्या, उसका ऑटोमेटिकली अपने आप ही मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसमें अपने आप करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, इसमें करंट अपने आप इंड्यूस होगा। तो ये फैराडे के 2 एक्सपेरिमेंट्स थे, है ना। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब हम मोटा मोटा समझे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, या तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स प्रोवाइड कर दो, करंट अपने आप बनेगा, या ऐसा कह सकते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को रख दो, उसमें करंट अपने आप बनेगा। इस तरीके से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई। और इस पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको हम नाम देते हैं जनरेटर। जनरेटर हम क्या काम है जनरेटर का, वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये सब अब हमें डिस्कस करना है। तो भैया अब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं। और इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करेंगे कैसे, हम किसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, हम बस करने क्या वाले हैं, वही 3 चीजें होती है ना, FBI। हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स प्रोवाइड करेंगे, करंट अपने आप प्रोड्यूस होगा। तो बस हमें करना क्या है, हमें करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये 2 हॉर्सशू मैग्नेट, ये पूरा हॉर्सशू मैग्नेट समझ लो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। इन मैग्नेटिक पोल्स के बीच में हमें बस इसे हिलाना है, फोर्स प्रोवाइड कराना है। इसको हम, इस आर्मेचर को हम अपने आप रोटेट करेंगे, और जब हम इस आर्मेचर को अपने आप रोटेट करेंगे, इसमें अपने आप करंट इंड्यूस हो जाएगा। वो करंट गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। आसान सा प्रिंसिपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा रफ फिगर है। पहले हम क्या यूज करते थे, पहले हम स्प्लिट रिंग यूज करा करते थे, अब हम यूज करेंगे इसमें स्लिप रिंग्स। इसमें हम जो रिंग्स यूज करेंगे वो पूरी की पूरी रिंग्स होंगी, यानी कि स्लिप रिंग्स हम इसमें यूज करने वाले हैं। और स्लिप रिंग्स के आसपास हमारे कार्बन ब्रशेस भी होंगे, और कार्बन ब्रशेस से ही हमारा ये 2 स्लिप रिंग्स हम लगाते हैं। वैसे तो 2 स्लिप रिंग्स, उससे हम एक्सटर्नल सर्किट यूज करते हैं। स्लिप रिंग्स इसमें हमारा यूज होता है, स्लिप रिंग्स। बस हमें करना क्या है, हमें इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसे अपने आप रोटेट करना है, और इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसका प्रिंसिपल। अगर हमें इसका प्रिंसिपल लिखना हो, जनरेटर कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये जो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम इसे रोटेट कर रहे हैं ना, तो हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी को ये अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मैकेनिकल एनर्जी को अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो हम कैसे करने वाले हैं, इसको जब हम रोटेट कर रहे होंगे तो 2 ही डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये वाली चीज या तो ऊपर आएगी या नीचे जाएगी। अभी सपोज कर लेते हैं कि ये वाली चीज जो है, चलो हम ऐसे समझ लेते हैं, ये ऐसे जाएगा, मतलब ये नीचे और ये ऊपर। ये वाला पोर्शन हम मान रहे हैं ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, इसका मतलब ये नीचे और ये ऊपर ऐसे करके रोटेट करेगा। ये ऐसे, हम इसे ऐसे गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इस पोर्शन को ऊपर लेके आ रहे हैं, इस पोर्शन को नीचे लेकर जा रहे हैं, इसको नीचे लेकर जा रहे हैं, तो फोर्स ये कहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है भाई, हम अब राइट हैंड रूल यूज करने वाले हैं। फोर्स तो ये अंदर की साइड एक्सपीरियंस करने वाला है। ये रहा हमारा फोर्स थंब, तो ये फोर्स जो है ये अंदर की तरफ फील करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो FBI, मैग्नेटिक फील्ड हम इससे डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होनी चाहिए, ये रही नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अंदर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ टू साउथ। तो करंट इसमें कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, करंट ध्यान से देखो, करंट ये वाली फिंगर से डिनोट होता है, तो करंट ऐसे जाएगा, मतलब इसमें हमें करंट पता चल गया ये वाली डायरेक्शन। दोबारा देख लेते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ,
फोर्स की डायरेक्शन हम इसे नीचे लेकर जा रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन अंदर की साइड है, तो करंट कहाँ प्रोड्यूस होगा, नीचे की डायरेक्शन। यहाँ पे ऐसे करंट प्रोड्यूस होने वाला है ना। और इसमें अगर हम देखेंगे तो हम अपने आप सोच सकते हैं इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इस तरीके से इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और यही जनरेटर का प्रिंसिपल है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वही है भाई डिवाइसेस, तो वही है हमारी दो मैग्नेटिक पोल्स हैं हॉर्सशू मैग्नेट के, और हमारा एक आर्मेचर है, ये जो हमारा ABCD है ये हमारा आर्मेचर है। आगे स्लिप रिंग्स है। अगर इस स्लिप रिंग्स की जगह इसमें भी हम स्प्लिट रिंग्स यूज करते हैं ना, अभी जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा ना, अभी जो इस केस में हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, करंट तो प्रोड्यूस होगा लेकिन वो कैसा प्रोड्यूस होगा, ऐसे करने वाला, मतलब वही AC करंट प्रोड्यूस होगा। इस केस में हमारा AC करंट प्रोड्यूस होने वाला है। लेकिन अगर मुझे DC करंट ही प्रोड्यूस करना है, अगर मुझे DC करंट चाहिए, DC करंट मतलब सेम मैग्नीट्यूड वाला करंट, DC जनरेटर बनाना है मुझे, DC करंट चाहिए। वैसे AC जनरेटर ही हम यूज करते हैं नॉर्मली कमर्शियल पर्पस के लिए, हम AC करंट को बनाते हैं। DC करंट बनाना हो तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, स्लिप रिंग्स की जगह वही हम पहले वाले स्प्लिट रिंग्स यूज करेंगे। स्प्लिट रिंग्स के पीछे कार्बन ब्रशेस लगाएंगे, कार्बन ब्रशेस से हम इस सर्किट को अटैच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, बस स्प्लिट रिंग्स और स्लिप रिंग्स की कहानी है। स्लिप रिंग, ये जो स्लिप रिंग्स हैं, ये स्लिप रिंग्स क्या करेंगे, ये क्या करते हैं भाई, ये हर आधी रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं ना, लेकिन ये तो ऑलरेडी उल्टी हो रही है। हर आधी रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी उल्टी हो रही है, तो उसे दोबारा उल्टा करेंगे तो सीधी हो जाएगी। मतलब करंट क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड में, मतलब सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, सेम डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। और ऐसे सेम डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होने को हम कहते हैं DC करंट। अभी लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो प्रोड्यूस होगा, सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा, कम होगा जरूर, है ना। तो अगर हमें DC करंट प्रोड्यूस करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वो वाली पूरी रिंग्स की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले स्प्लिट रिंग्स। एक ही रिंग को स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में, आगे पीछे क्या लगा देंगे, कार्बन ब्रशेस लगा देंगे। ये हमारी एक्सेल है पूरी की पूरी। तो इससे हमारा DC करंट अपने आप जनरेट हो जाएगा। DC क्यों जनरेट होगा भाई, क्योंकि ये जो स्लिप रिंग्स है ना, ये हर आधी रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन उल्टा कर देती है, तो ऑलरेडी उल्टा हो रही है, तो एक तरीके से करंट की डायरेक्शन ना सेम ही हो जाएगी। तो याद रखना, अगर हम स्लिप रिंग्स यूज करते हैं इस केस में तो हमारा DC करंट बनेगा, स्लिप रिंग्स यूज करते हैं तो AC, और अगर स्प्लिट रिंग्स यूज कर ले, इसी की जगह स्प्लिट यूज कर ले, तो हमारा DC करंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। प्रिंसिपल तो बहुत ही आसान सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है कि भाई बस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या कर दो, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स प्रोवाइड कर दो, या मैग्नेटिक फील्ड को किसी और तरीके से चेंज कर दो, तो क्या होगा, अपने आप करंट इंड्यूस होगा। इस कॉइल में अपने आप क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। मतलब हमें इसे ऐसे रोटेट करना है, इसमें अपने आप करंट इंड्यूस होता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है ना भाई, नॉर्थ से साउथ, है ना, तो इसमें अपने आप करंट इंड्यूस हो जाएगा। और ये वाली वही कहानी है, AD और BC तो पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल एंटी पैरेलल, तो इनमें तो कोई जो है हमें इनके फैक्टर ज्यादा ध्यान से देखने हैं भाई। अच्छा, अगर हमें करंट को बढ़ाना हो, हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिल जाए। अगर हमें करंट को बढ़ाना हो ना, ज़्यादा करंट चाहिए हो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम वही बहुत सारे आर्मेचर यूज़ कर लो, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ कर लो, यानी नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लो। या ये जो मैग्नेट्स है ना, ये स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लो, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स यूज़ करो भाई, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स। या एक काम और कर सकते हैं, इसे बहुत जोर से घुमाओ, बहुत तेजी से घुमाओ, जितना ज्यादा स्पीड से ये गोल घूमेगा, जितना स्पीड से हम आर्मेचर को घुमाएंगे ना, जितनी तेजी से हम आर्मेचर को गोल गोल घुमाएंगे, क्या होगा, उतना ज्यादा इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाने वाला है। जितनी जोर से गोल घुमाएंगे उतना ज्यादा फोर्स, और जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होने वाला है ना। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो जितनी ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें ये और जानना है कि भाई 2 करंट जो बन रहे हैं ना, AC करंट और DC करंट, इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। AC करंट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका मैग्नीट्यूड होता है चेंजिंग, ऐसे करके।
डीसी करंट होता है कांस्टेंट करंट, इसका होता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट डायरेक्शन। एसी करंट हम कहाँ बनाते हैं भाई, ये जो हमारी वायर्स होती है ना, ये एसी करंट ही कैरी कर रही है, जबकि डीसी करंट यूज होता है सेल या फिर बैटरी में। ठीक है, इनमें से बेटर कौन सा माना जाता है? अगर वायर्स की बात करें जाए तो एसी बेटर माना जाता है, क्योंकि पहली बात एसी को बहुत दूर तक हम लेकर जा सकते हैं, है ना। एसी को बहुत दूर तक कम एनर्जी वेस्ट करें, कम एनर्जी को वेस्ट करते हुए हम कैरी कर सकते हैं बहुत दूर दूर तक भाई, क्योंकि वायर्स तो बहुत दूर दूर तक भी कैरी करनी पड़ती है करंट को, है ना। तो अब अगर ऐसा होगा कि हीट ज़्यादा डेवलप हुई या आधी एनर्जी बीच में वेस्ट हो गई तो उससे हमारा लॉस ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम कौन सा करंट यूज़ करते हैं? एसी करंट यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एसी करंट होता है ना वो इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो एसी करंट बहुत दूर तक डिस्टेंसेस तक हम इजीली कैरी कर सकते हैं बिना ज़्यादा वेस्टेज के। इसमें वेस्टेज कम होती है, ऊपर से हम इसे स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं भाई। कभी वोल्टेज हाई आ रही है, लो करना है वो कर सकते हैं, कभी वोल्टेज लो आ रही है, हाई करना है वो भी कर सकते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो एसी पर इजीली वर्क कर पाते हैं, डीसी पर वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि डीसी का करंट का मैग्नीट्यूड ही सेम है ना, सेम करंट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी ना। जो फैराडे का था कि भाई हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से ही करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका क्या है, कांस्टेंट करंट है, इसका कांस्टेंट करंट है। ठीक है, तो हमारा इसीलिए एसी करंट को हम बेटर मानते हैं, है ना। इसका ऑल्टरनेटिंग करंट, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 बार ऊपर 50 बार नीचे 1 सेकंड में चला जाएगा, मतलब 1 सेकंड में ये 100 बार ऊपर नीचे कर लेगा, है ना। 50 बार ऊपर और 50 बार नीचे। डीसी का फ्रीक्वेंसी पूछे तो 0 हर्ट्ज, ये तो कांस्टेंट है ना, ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा, तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी चेंज है ही नहीं। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है। एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज, है ना। तो हम जो घरों में यूज़ करते हैं एक बार हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना, कि हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स में हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कनेक्ट करके रखते हैं भाई, थोड़ा बहुत जान लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहले क्या होता है भाई, ये हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक जनरेटर से हमें बस करंट जनरेट हो जाएगा, बस हमें क्या करना है, उस कॉइल को ही तो गोल गोल घुमाना है, टरबाइन को रोटेट करना होता है। टरबाइन को रोटेट करने के तो बहुत तरीके हैं, ये ज़रूरी थोड़ी कि हम ही ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। हम कभी कभी तो हम क्या करते हैं, वाटर की एनर्जी यूज़ करते हैं, वाटर की एनर्जी हार्नेस करते हैं उसको गोल गोल, टरबाइन को गोल गोल घुमाने के लिए। बस टरबाइन गोल गोल रोटेट कर जाए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो डैम्स उसके लिए हम बनाते हैं, है ना, इसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कभी कभी न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं टरबाइन को गोल घुमाने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में टरबाइन को गोल गोल घुमाते रहो, अपने आप करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इन तरीकों से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस उसमें क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करना है गोल गोल घुमाने को, है ना। सोलर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं। तो बस हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक जनरेटर ने करंट को बना दिया। कौन सा करंट हम फेवर करेंगे? एसी करंट फेवर करेंगे, उससे स्टेप अप स्टेप डाउन करा जा सकता है और उसको हम बहुत दूर तक कैरी कर सकते हैं बिना करंट को वेस्ट करे। वायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 3 वायर्स आती हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और एक होती है अर्थ वायर। लाइव वायर, ये जो लाइव वायर है ये सबसे खतरनाक वायर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये करंट को कैरी करती है, करंट को ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लेकर आती है, न्यूट्रल वापस लेकर जाती है। और अर्थ वायर तो बस एक सेफ्टी डिवाइस है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, यहाँ हमारा घर का सॉकेट है, तो यहाँ से करंट को लेकर आता है लाइव वायर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना। लाइव वायर को फेज वायर भी कहा जाता है। फेज वायर सबसे ज़्यादा खतरनाक वायर ये होती है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट, बाकी दोनों का 0 वोल्ट है। बाकी ये जो न्यूट्रल वायर है ना, मतलब अगर लाइव वायर ना हो तो न्यूट्रल वायर में भी करंट कैरी नहीं होगा ऑब्वियसली। वैसे तो ये पूरा एक सर्किट होता है, अगर न्यूट्रल वायर ना हो तो लाइव वायर में भी करंट कैरी नहीं होगा भाई। करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करता है। तो बस ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, यहाँ हमारा घर है, यहाँ से यहाँ लाएगा कौन, लाइव वायर, वापस कौन लेकर जाएगा, न्यूट्रल वायर। तो जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट आएगा ही नहीं, है ना। करंट इस तरीके से आता है। लाइव वायर में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है, न्यूट्रल में 0 वोल्ट का होता है। अर्थ वायर हम पढ़ेंगे एक सिर्फ सेफ्टी डिवाइस है। लाइव वायर रेड कलर की होती है,
न्यूट्रल वायर क्या होती है? न्यूट्रल वायर जनरली हमारी ये लाइव वायर जो है रेड कलर की होती है, कभी कभी ब्राउन भी दिख जाती है ना। ये जो न्यूट्रल वायर है ये हमें कैसे दिखती है भाई? ये जो न्यूट्रल वायर है ये हमें दिखती है ब्लू या फिर ब्लैक भी दिख जाती है। और जो अर्थ वायर है वो कैसी दिखती है? अर्थ वायर हमको दिखती है ग्रीन या फिर येलो। ये सिर्फ हमारा एक सेफ्टी डिवाइस है ना। जरूरी नहीं कि हमें ये अर्थ वायर यूज करनी पड़े, हम स्किप भी कर सकते हैं इस वायर को, करंट तो तब भी आएगा। बस दिक्कत ये होगी कि अगर स्पेशली वो ऐसा डिवाइस है जिसका मेटालिक कंटेनर है तो क्या हो सकता है, करंट उसके सरफेस पर आ सकता है। अब करंट उसके सरफेस पर आ जाएगा लेकिन वो चीज जलेगी तभी जब हम उसे स्विच ऑन करेंगे। तो मतलब अब क्या, करंट उसके सरफेस पर भी आ गया। अब अगर हम उसे छुएंगे ना तो हमें भी करंट लग सकता है। इसलिए अर्थ वायर जो है, जो हमारी अर्थ वायर किस किस में होती है भाई? जो हमारी इलेक्ट्रिक प्रेस है जिससे हम करंट, मतलब आयरन जो होती है इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें होता है 3 पिन प्लग होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन होता है ना, जो सबसे ऊपर वाला है, ऐसे करके 3 पिन प्लग होते हैं ना हमारे। ये जो सबसे ऊपर वाला है ये तो है अर्थ वायर का, सबसे पहले यही सबसे मोटा यही होता है ना। इसे हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा करंट आएगा ना हमारे मेटालिक सरफेस पर, एक्स्ट्रा करंट आ गया जैसे कि, तो अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। करंट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो एक्स्ट्रा करंट तुरंत के तुरंत अर्थ वायर अर्थ तक लेकर चली जाएगी। ठीक है, हम अर्थ में क्या काट देते हैं, एक मेटल का पीस काट देते हैं, मेटल का पीस, क्योंकि मेटल तो गुड कंडक्टर है, और उससे अर्थ वायर को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा करंट है ना, वो तुरंत के तुरंत अर्थ के पास चला जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा करंट जो सरफेस पर आया है वो हमें हार्म नहीं कर पाएगा। तो अर्थ वायर एक सेफ्टी डिवाइस है। बाकी लाइव वायर करंट लेकर आती है, न्यूट्रल वायर लाइव करंट को वापस लेकर जाती है। लाइव वायर को फेज वायर भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। इस लाइव वायर में ही हम स्विच या फिर फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। स्विच या फिर फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। ये जो हम ऑन ऑफ कर रहे हैं ना, ये लाइव वायर में ही है ना। न्यूट्रल वायर में पता है करते तो भी वैसे ऑन ऑफ हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस होता ये न्यूट्रल वायर को हमने ऑफ कर दिया ना, लाइव वायर लेकर आती है, न्यूट्रल वायर वापस लेकर जाती है। तो अब मैंने न्यूट्रल में भी अगर स्विच बंद कर दिया तब क्या होगा, लाइव वायर में आ रहा था, न्यूट्रल वायर से वापस जा रहा था, होगा कुछ नहीं। अगर मैंने यहाँ पे इस डिवाइस को टच कर दिया तो अभी तो सर्किट नहीं कंप्लीट हो पा रहा था, यहाँ से रुका हुआ है, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसे टच कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या, मेरी बॉडी के थ्रू करंट जो है वो अर्थ पे चला जाएगा। ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। तो वो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, लाइव वायर करंट लेकर आई है इस सर्किट, इस डिवाइस को, ये जो भी डिवाइस था इसे मैंने टच करा, ये मेरे थ्रू अर्थ तक चला गया, तो अब सर्किट कंप्लीट हो गया। इस वजह से मेरे को शॉक लग सकता है। तो कभी भी हम लाइव वायर में, कभी भी हम न्यूट्रल वायर में स्विच नहीं लगाते। हमें किस में लगाना चाहिए, हमें भाई ये जो स्विच वगैरह है ना, जो हम ऑन ऑफ बटन लगा रहे हैं, वो हम किस में लगाते हैं, हम लगाते हैं लाइव वायर में, कि ऑफ होना तो लाइव वायर ही बंद हो, लाइव वायर ही बंद हो जाए। एक हमारा मेन स्विच होता है, मेन स्विच को बंद करता है तो दोनों एक साथ बंद हो जाती है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। वो तो हम इसलिए करते हैं कि अब कभी टेक्नीशियन आ गए घर पे तो वो कहते हैं मेन स्विच ही बंद कर दो कि करंट ना आ जाए, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वैसे तो जब तक लाइव वायर बंद है, जब तक करंट आएगा नहीं तो जाएगा कैसे, है ना। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये लाइव वायर न्यूट्रल वायर ना बहुत पास होती है। मतलब एक ब्लैक वायर है, उस ब्लैक के अंदर ही रेड वायर भी है और हमारी ब्लैक वायर भी है। रेड वायर है हमारी लाइव वायर और दूसरी है न्यूट्रल वायर। तो कभी कभी क्या हो सकता है, उनकी इंसुलेशन टूट गई, रेड कलर की तो वो इंसुलेशन होती है ना, अंदर से तो कॉपर वायर ही है, तो वो इंसुलेशन टूटी और एक दूसरे के टच में आ गई। अगर बाय चांस ये एक दूसरे के टच में आ गई ना, बहुत खतरनाक काम होता है ये। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर एक दूसरे के टच में आ गई तो उसी वक्त न्यूट्रल वायर का भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 220 वोल्ट। तो फिर न्यूट्रल वायर भी उतनी खतरनाक हो जाएगी जितनी लाइव वायर होती है, ठीक है। तो मतलब इसीलिए हम एक मेन स्विच भी रखते हैं कि अभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, स्विच में गड़बड़ आ गई, लाइव वायर न्यूट्रल वायर एक दूसरे से टच कर गई। जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर एक दूसरे के टच में आ जाती है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर एक दूसरे के टच में आ गई तो पता है हम इसको हम कहते हैं, देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारा हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं,
एक तो होता है ओवरलोडिंग और एक होता है शॉर्ट सर्किट। इसको हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर एक दूसरे के टच में आ गए तो हम कह देते हैं कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हम मेन स्विच बंद कर देते हैं, ठीक है। और एक होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है कि एक ही सर्किट से हम बहुत सारा करंट विड्रॉ कर रहे हैं। उस 3 पिन प्लग से हमने बहुत सारे एक्सटेंशंस यूज करके बहुत सारी चीजें कनेक्ट करती हैं, तो एक ही स्विच से हम बहुत सारा करंट विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे में सॉकेट भी पिघल सकता है। कई बार सॉकेट लूज हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं, तो दिक्कत आ जाती है ना। तो मेन हमारे 2 डिजास्टर्स हैं जो हमें पढ़ना है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, है ना। ओवरलोडिंग तो शॉर्ट सर्किट तो समझ जाओ क्या होता है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई तो न्यूट्रल वायर भी अब खतरनाक बन चुकी है ना। उस टाइम पे बहुत हैवी करंट फ्लो हो सकता है, और जब इतना सारा करंट फ्लो होगा हमें भी करंट लग सकता है। ये काफी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। एक तो ये है कि इसमें बहुत सारा करंट आ जाएगा, एक होता है ओवरलोडिंग, है ना। इन दोनों से बचने के लिए हमारे पास 2 सेफ्टी डिवाइस, एक तो अर्थ वायर है। अर्थ वायर उसको प्रिवेंट करती है कि एक्स्ट्रा करंट आ गया ना उसे तुरंत अर्थ पर लेकर चली जाएगी, लेकिन मेटल सरफेस पर, उस डिवाइस पर। और बाय चांस की लाइव वायर न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ गई यानी शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोडिंग हो रही है, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि भाई अगर हम एक्स्ट्रा करंट लेकर भी आ रहे हैं तो हमें क्या पता कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, कहाँ तक हम करंट ला सकते हैं। तो उस लिमिट को डिसाइड करता है फ्यूज। जैसे अगर 5 एम्पियर का फ्यूज हमने लगा दिया है ना, तो 5 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा ना तो वो फ्यूज पिघल ही जाएगा। तो बीच में ही हम क्या लगा देते हैं, बीच में ही हम फ्यूज लगा देते हैं कि अगर भाई 5 एम्पियर का फ्यूज है तो 5 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा करंट गया तो फ्यूज जाएगा, पिघल जाएगा फ्यूज, और फिर वही सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। और हमारा मेन डिवाइस जो है वो सिक्योर रहेगा। तो अब तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड्स जो है, इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड्स होते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ना बहुत सारे डिजास्टर्स होते थे पहले। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लग गई, शॉक लग गए, तो बड़ी दिक्कतें होती थी, है ना। अब तो सब कंट्रोल में है क्योंकि अब हम फ्यूज यूज करते हैं, अर्थ वायर यूज करते हैं, एमसीबी भी यूज करते हैं। देखो अब एमसीबी फ्यूज से भी बेटर होती है क्योंकि फ्यूज तो पिघल गया, अब दोबारा फ्यूज वायर लाओ। और पता है कभी ऐसा मत करना कि फ्यूज पिघल गया तो उसकी जगह कोई भी वायर लगा दी। भाई करंट तो कैरी होगा, तुम्हारा सर्किट मेन वैसे ही काम करेगा, लेकिन दिक्कत ये होगी कि अगली बार ज्यादा करंट आया ना तो वो पिघलेगा नहीं। फ्यूज वायर क्या है, एक ऐसा स्पेशल डिवाइस है जो ज्यादा करंट आने पर पिघल जाता है क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे ही ज्यादा करंट आएगा तो क्या होगा कि जैसे ही ज्यादा करंट आता है तो गर्मी भी ज्यादा पैदा होती है, गर्मी जैसे ही पैदा होगी वो पिघल जाएगा। इसकी जगह लगा दो तुम नॉर्मल वायर, कॉपर वायर ही लगा दो। कॉपर इतनी आसानी से थोड़ी पिघलता है, तो उस करंट को जाने देगा। वायर को रिपेयर करना आसान है भाई। तुम्हारा सर्किट खराब हो गया, तुम्हारा सर्किट क्या मेन चीज खराब हो गया, जो अप्लायंस था, टीवी था, एसी था, जो भी अप्लायंस था वो खराब हो सकता है ना। तो उसको खराब करने से अच्छा तो वायर जो है वो बीच से टूट जाए, फ्यूज वायर नहीं आ जाएगी, है ना। लेकिन फ्यूज में भी रिपेयर करने में अगर दिक्कत लगती है तो उससे भी बेटर डिवाइस है एमसीबी। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो क्या करता है, जैसे ही एक्सेस करंट आता है ना वो ट्रिप डाउन कर जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड है, ऐसा कुछ दिखता है, ट्रिप अप ट्रिप डाउन कब हो जाता है ये। अगर एक्स्ट्रा करंट आएगा तो बस ये क्या हो जाएगा, ट्रिप डाउन हो जाएगा। इसे वापस ट्रिप अप करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसमें रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए एमसीबी को थोड़ा सा बेटर माना जाता है। वैसे काम दोनों का सेम ही है कि एक्स्ट्रा करंट आएगा ना तो तुरंत सर्किट को तोड़ दो। सर्किट ब्रेकर है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड है ये, है ना। जैसे ही एक्स्ट्रा करंट आता है नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है तो एक्स्ट्रा करंट आगे नहीं जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देता है। फिर वापस ऊपर कर दो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फ्यूज। Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe. Thank you.